मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। एक फुल मून वाली रात के नीचे होराइजन पर एक बहुत बड़ा कैसल दिखाई देता है। कैसल के अंदर एक ग्रूसम सीन है जो एक खूनी बैटल के बाद का मंजार दिखा रहा है। हर तरफ खून से लाटपाट बॉडीज बिखरी हुई हैं, जबकि एक गुस्से भरी आवाज परपेट्रेटर रविश बिंदिका को स्टेन ऑफ डिसग्रेस, शर्मिंदगी का धब्बा कहती है। लाशों से भरे एक बड़े हॉल के बीच में एक सर्वाइवर बुरी तरह जख्मी हालत में घुटनों पर बैठा है और कमजोरी से पूछ रहा है कि क्या किलर को लगता है कि वो इस मैसेकर कटले आम के कॉन्सिक्वेंसेस से बच पाएगा। रविश बिंदिका उस सर्वाइवर के ऊपर खड़ा है, एक यंगमैन जिसके डिमोनिक फीचर्स और लाल सींग रेड हॉर्न्स हैं। वो नफरत से जवाब देता है कि वो हिल्ट फैमिली की करतूतों से पूरी तरह वाकिफ था और मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उन्हें लगा था कि उनके क्राइम सीक्रेट रहेंगे। रविश इसे मैसेकर कहने से मना कर देता है और अपना खून से भरा फिस्ट भिजते हुए कहता है कि जो उसने किया वो और कुछ नहीं बल्कि एक डिजर्व्ड एग्जीक्यूशन, सजाए मौत था। फिर वो एक मजबूत आवाज में डिक्लेयर करता है कि एग्जीक्यूशन बेंदिका फैमिली के नाम पर किया गया है। जब उसके रिजॉल्व के सबूत के तौर पर उसके चारों तरफ पर्पल पावर की ऑरा चमकती है, तब हॉल में दर्द की एक आखिरी चीख गूंजती है जो आखिरी सर्वाइवर के खत्मे और इवेंट्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत का ऐलान करती है। बाद में राविस एक दूसरे हॉल में जंजीरों चेन्स में बंधा दिखाई देता है, जहां एक दूसरा शख्स उसे फटकार लगाता है। उसे एक मिजरेबल फूल कहता है जिसे अपनी लिमिट्स नहीं पता। वो आवाज रिवील करती है कि उसने राविस को बिट्रायल का सबूत लाने का ऑर्डर दिया था, न कि पूरी फैमिली को खत्म करने का। वो आवाज उस पर डीमन वर्ल्ड के ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने का इल्जाम लगाती है। पता चलता है कि उस आवाज का मालिक गमादियर बेंदिका है, डीमन किंग और राविस का बाप, जो सख्ती से अपने बेटे को बताता है कि इस बार उसने हद पार कर दी है। राविस अपनी शैकल्स में लटका हुआ प्रोटेस्ट करता है कि हिल्ट फैमिली के बिट्रायल के सबूत सबके सामने साफ थे और उसका बाप खुद जानता था कि वो ऐसे लोग थे जिनसे किसी भले की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो गुस्से में आगे कहता है कि उनके क्राइम्स को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि कुछ एल्डरली साइकोफेंस चापलूस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से सबूत होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिली। वो कड़वाहट से पूछता है कि कितने क्राइम्स को इग्नोर किया गया, जबकि कुछ मिस्टीरियस हुडेड फिगर्स उसे दूर से देख रहे होते हैं। किंग अपने बेटे की लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं और समझाते हैं कि एग्जीक्यूशन के भी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं जहां रविस के ट्रिवियल पर्सनल जजमेंट्स की कोई जगह नहीं है। रविस प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन के आइडिया का मजाक उड़ाता है और मौजूदा करप्शन को देखते हुए इन बातों को रिडिकुलस कहता है। वो चिल्लेते हुए कहता है कि डीमन वर्ल्ड में सर्वाइवल का लॉ सिंपल और क्लियर है, डार्कनेस इज स्वॉलोड बाय डीपर डार्कनेस। फिर वो अपने बाप ग्रेट डीमन किंग को एड्रेस करते हुए उन्हें ब्लेम करता है कि वो हिल्ट फैमिली की इस ऑब्वियस डार्कनेस को खत्म नहीं कर पाए। वो और आगे बढ़कर सवाल करता है कि उन्हें डीमन वर्ल्ड का किंग कैसे कहा जा सकता है जबकि नोबल्स वहां के लॉस और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। किंग अपने बेटे को रिग्रेट के साथ देखते हैं, उसकी सोच को नाइवे और शॉर्ट साइटेड बताते हैं और उसे एक असली फूल मानते हैं। रविस अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली डिफेंड करता है और समझाता है कि रूलिंग बेंदिका फैमिली का सर्वाइवल हिल्ट फैमिली के खत्मे पर डिपेंड करता है क्योंकि वो थ्रोन चुनने के लिए हर तरह के गुनाह करते हैं। वो अपने बाप से पूछता है कि क्या यही असली वजह नहीं थी कि उन्होंने उसे पहले एक इन्वेस्टिगेटर बनाकर भेजा था। वो उन बजदिलों कवर्ड्स को ब्लेम करता है जो हिल्ट फैमिली के पीछे छुपते हैं और रम्पंट करप्शन को नजरअंदाज करते हैं। एक छोटी खामोशी के बाद किंग मायूसी में ठंडी आह भरते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि अपने जिद्दी बेटे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर उनका बाप आगे बढ़ता है और रविस को बताता है कि उसकी पनिशमेंट का फैसला 12 ब्लैक सीट्स की सहमति से पहले ही लिया जा चुका है, जो रविस को सरप्राइज कर देता है क्योंकि उसने पनिशमेंट लफ्ज की उम्मीद नहीं की थी। बेंदिका किंग लाउडली फाइनल वर्डिक्ट अनाउंस करते हैं जो है रविस बेंदिका का ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल देश निकाला, डीमन वर्ल्ड के लॉस तोड़ने और हिल्ट फैमिली का मैसेकर करने के लिए। राविस वेडिक्ट की सिवेरिटी से शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके बाप ने सच में उसे ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल करने का इरादा किया है और वो हैरानी में पूछता है कि क्या वो अपने डिसीजन को लेकर सीरियस है। किंग कंफर्म करते हैं कि रविस को ह्यूमन वर्ल्ड में अपने गुनाहों की कीमत चुकानी होगी, जहां उसकी पावर्स को सील कर दिया जाएगा ताकि वो वहां बेंदिका फैमिली की असली डिग्निटी सीख सके। रविस अपने बाप से गिड़गिड़ाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि भले ही उसने हिल्ट फैमिली के मेंबर्स को मारा है पर उसने उनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये सेंटेंस को हल्का करने की एक डेस्परेट कोशिश थी। किंग उसकी प्लीज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और हुडेड सोर्सरर्स को सेंटेंस तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं और वो एक चमकता हुआ मैजिक सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैजिक सर्कल की चमक तेज होती है, रविस अपनी जंजीरों से वायलेंटली रेजिस्ट करता है, चिल्लेट हुए कि वो इस अनजस्ट पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। पर उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। जैसे ही स्पेल कंप्लीट होता है, रविस दर्द की एक तेज चीख निकलता है,
तभी एक सोर्सर उसके पास आता है और मजाक उड़ाते हुए उसके कान में फुसफुसाता है कि वो अपना वक्त एंजॉय करे। उसे प्रिंस हु ब्रॉट शेम टू फैमिली कहता है। वो रविश को बताता है कि उसकी एब्सेंस में वो उसकी जगह का अच्छे से ख्याल रखेगा, जिससे रविश को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रांजिशन से पहले आखिरी मोमेंट्स में उसे गालियां देता है। स्पेल की पावर तेज हो जाती है और पर्पल एनर्जी के एक फ्लैश में रविश की बॉडी पूरी तरह गैब हो जाती है और वो डीमन वर्ल्ड के कोर्टरूम से डिसअपियर हो जाता है। फिर राविस बंदिका के खिलाफ इशू की गई सेंटेंस की कंडीशन सामने आती हैं, जो डिक्टेट करती हैं कि उसे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल किया जाता है। पहला, जिस ह्यूमन बॉडी में वो रहेगा उसे उसकी लाइफ फेटफुली जीनी होगी। दूसरा, उसे अपनी खुद की जान लेने सुसाइड की मनाही है। और तीसरा, उसे किसी भी ह्यूमन को मारने से रोका गया है और इनमें से किसी भी लॉ का ब्रीच उसकी सोल की डिस्ट्रक्शन का सबब बनेगा। ह्यूमन वर्ल्ड में एक यंग मैन अचानक अपने बेड पर उठ जाता है, ऐसे सांस फूल रही है जैसे किसी हॉरिफिक नाइटमेयर से जगा हो। वो यंग मैन बिविल्डरमेंट हैरानी की स्टेट में बैठा है, अपने हाथों को और अपने चारों तरफ के बेड को देख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। वो मायूसी में अपना सर पकड़ लेता है, गुस्से में रियलाइज करते हुए कि वो सच में ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है। एक ह्यूमन बॉडी में फैंस होने की वजह से वो बम्बी नाम के शख्स के खिलाफ रिजेंटमेंट नफरत से भर जाता है, जिसने उसे बिट्रे किया था, और कसम खाता है कि जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस जाएगा सबसे पहले बदले में उसके सिंह होंस उखाड़ देगा। अचानक उसे अपनी नई ह्यूमन बॉडी में एक तेज दर्द महसूस होता है और वो इस कमजोरी और दर्द की वजह पूछता है। वो अपने नए रूप को फिर से देखता है, अफसोस करते हुए कि वो इस कमजोर फ्रेल बॉडी का कैरी बन गया है। वो मजाक में सोचता है कि हिल्ट फैमिली आखिर तक सिर्फ यूजलेस लोगों का एक ग्रुप थी। फिर उसे इस अजीब दुनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है और वो विश करता है कि काश उसे आसपास कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां सल्फर बहता हो, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिले। उसकी सोच को कमरे के दरवाजे से आती एक आवाज टोक देती है। जब वो मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बुला रही है। तो वो उसे गहरी कंफ्यूजन में देखता है। लड़की उसकी तरफ भागती है और उसे जोर से गले लगा लेती है, अपनी रिलीफ एक्सप्रेस करते हुए कि आखिरकार वो होश में आ गया। उसे बताती है कि उसने सोचा था कि वो अब कभी नहीं जगेगा। राविस अपने मन में सवाल करता है कि ये लड़की कौन है और कंक्लूड करता है कि ये जरूर इस बॉडी के ओनर की कोई रिलेटिव होगी। इस बीच दरवाजे पर एक और औरत आती है जो उसे मिन्हो कहकर बुलाती है, जिससे उसकी ह्यूमन बॉडी की आइडेंटिटी रिवील होती है। वो औरत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और रोने लगती है। उसके जागने पर गहरी ग्रैटिट्यूड जाहिर करती है और उस दर्द के लिए माफी मांगती है जो उसने सहा होगा। रविस खुद को कंफ्यूज पता है, सिचुएशन को समझने या बिहेव करने में असमर्थ। उसे याद आता है जो यू से बताया गया था कि ह्यूमन वर्ल्ड 3 बड़े हेल्स में से एक है, और वो चिंता में सोचता है कि क्या वो सच में इस जगह रह पाएगा। एक आदमी कमरे में एंटर करता है जो उस ह्यूमन बॉडी का बाप लग रहा है, और उसकी बीवी तुरंत उसे बताती है कि मिन्हो अभी जगह है। एक ठंडी और इमोशनलेस नजर के साथ वो आदमी अपने बेटे को उठने और अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने का ऑर्डर देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो एक हफ्ते से बेड पर था और उसे बहुत कुछ कवर करना है। माँ धीरे से ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि मिन्हो की कंडीशन शायद अभी अनस्टेबल हो, पर उसका पति उसकी बात काट देता है, ये मानते हुए कि उसका जाग जाना ही काफी है नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने के लिए। लड़की उससे चिंता में पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर राविस अपने पेरेंट्स को जाते हुए देखता है। उनके चारों तरफ एक डार्क और अजीब ऑरा महसूस करता है जो उसे शॉक्ड और कंफ्यूज कर देता है। किसी अजीब वजह से रविस उस आदमी की क्रूअल्टी की तारीफ करता है जो अपने नेचर में डीमंस जैसा लगता है। वो हैरानी से सोचता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में भी डिमोनिक नेचर वाले ह्यूमंस होते हैं। लड़की उसके अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस नोटिस करती है और उसे हिचकिचाते हुए बुलाती है। राविस को रियलाइज होता है कि उस क्रूअल नेचर के लिए उसकी एडमिरेशन इनवॉलंटरी अपने आप थी, पर वो जल्द ही अपनी सीरियसनेस वापस पा लेता है और डिसाइड करता है कि उसे तब तक बहुत केयरफुल रहना होगा जब तक ओरिजिनल बॉडी ओनर की यादें उसे वापस ना मिल जाएं। अगले दिन वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने होता है और वो औरत उसे बताती है कि वो पहुंच गए हैं। तो रविस हैरानी से पूछता है कि क्या इसी जगह को स्कूल कहते हैं। औरत उसे कहती है कि अगर क्लासेस के दौरान उसे थकान महसूस हो तो यूज कॉल करें, और जब वो येस में जवाब देता है तो वो यूज जाते हुए देखती है और फिर निकल जाती है। जैसे ही वो स्कूल एंट्रेंस की तरफ चलता है, उसे याद आता है कि उसने 600 साल पहले डीमन वर्ल्ड के एक स्कूल में पढ़ा था। उसे इस ख्याल से बहुत नफरत महसूस होती है कि उसे अपनी इस एडवांस स्टेज में एक ह्यूमन स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है। अपने आप को कंफर्म करते हुए कि ये सिचुएशन किसी हेल से कम नहीं है, वो फिर से मानता है कि ह्यूमन वर्ल्ड वाकई हेल है, क्योंकि उसकी नजर में ह्यूमंस मॉर्टल बीइंग्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा 100 साल से ज्यादा नहीं जीते। फिर वो अपनी क्लासरूम में एंटर करता है।
वो अपनी सीट पर बैठता है और एक डिसाइसिव फैसला लेता है कि इस दुनिया में खामोशी से रहेगा ताकि उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। हालांकि वो अपने अल्टीमेट गोल को नहीं भूला है। उसे लगता है कि हिल्ट फैमिली को खत्म करके उसने थोड़ा वक्त खरीद लिया है और अब उसे बस डीमन वर्ल्ड वापस लौटने और अपने बाप की पोजीशन इनहेरिट करने का रास्ता ढूंढना है। ये सब अपनी रॉयल फैमिली, बंदिका फैमिली को खत्म होने से बचाने के लिए। जब राविस अपनी सीट पर बैठकर अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, दो स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, जिनमें से एक उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी लंबी एब्सेंस का जिक्र करता है। तो राविस उन्हें ध्यान से देखता है, उनकी आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए। ब्लॉन्ड बालों वाला स्टूडेंट राविस का शोल्डर जोर से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो ओवरड्यू मेंबरशिप फीस लाया है। उस मोमेंट पर मिनो की बॉडी डर के मारे इनवॉलंटरीली रिएक्ट करती है, जो राविस को सरप्राइज कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि बॉडी ने अपने आप एक्ट किया। कुछ पुरानी यादें उसके दिमाग में चमकती हैं, जो दिखाती हैं कि कैसे इन्हीं स्टूडेंट्स ने ओरिजिनल बॉडी ओनर मिन्हो को पीटा और इंसल्ट किया था। तब राविस को सच्चाई समझ आती है। जगने पर उसे अपनी पूरी बॉडी में जो दर्द महसूस हो रहा था, वो इन बस्टर्ड्स के असॉल्ट का नतीजा था। बुल्ली अपनी मौकरी कंटिन्यू रखता है, पूछ रहा है कि मिनो अपने दोस्तों के बीच इतना डर क्यों रहा है, उसे पहले से ज्यादा पैथेटिक कह रहा है। बुल्ली अपना हाथ राविस के सर पर एक जलील करने वाले अंदाज में रखता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को खुशी से मिलना चाहिए था। फिर दोस्ती के नाम पर तुरंत मेंबरशिप फीस मांगता है। राविस अंदर ही अंदर गुस्से से उबाल रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली इंसान उसे इस तरह छूने और मारने की हिम्मत कर रहा है, जबकि वो डीमंस का प्रिंस है। उसे डीमन वर्ल्ड का एक पुराना लेसन याद आता है, जहां उसकी टीचर ह्यूमंस के बारे में समझा रही थी, उन्हें वुल्गर क्रीचर्स कहते हुए, जिन्हें बिना हॉर्न्स के देखना भयानक लगता है। टीचर ने कंक्लूड किया था कि ह्यूमंस एक बेवकूफ रेस हैं, जो एक ही वक्त में डीमंस और एंजल्स दोनों की पूजा करते हैं, जो उनकी जहालत दिखाता है। उस मेमोरी में यंग राविस ने कमेंट किया था कि इन स्टूपिड क्रीचर्स को जला देना चाहिए, और उसकी टीचर ने उसे स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। टीचर ने ऑर्डर दिया था, अगर कभी ह्यूमन से सामना हो तो उनकी वल्गैरिटी को बिना किसी रहम के कुचल देना। प्रेजेंट में वापस आते हुए, जब बुल्ली का हाथ अभी भी उसके सर पर है, राविस गुस्से से भर जाता है। एक क्विक मोशन में राविस बुल्ली का हाथ पकड़ता है और उसका सर जोर से डेस्क की सरफेस पर दे मारता है। बुल्ली दर्द से चीखता है, जबकि राविस सोचता है कि ह्यूमंस वाकई स्टूपिड है। बाकी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं, जबकि दूसरा बुल्ली गुस्से में उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि क्या वो पागल हो गया है। अचानक रविस को कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी आंख लाल चमकती है। वो रियलाइज करता है कि उसकी मैजिक पावर जो सील होनी चाहिए थी, उसने रिएक्ट किया है। बुल्ली उसे जान से मारने की धमकी देता है। जब वो पूंछ मारने की कोशिश करता है तो रविस एक अमेजिंग चीज नोटिस करता है। ह्यूमन से निकलने वाली कर्सेस और ईवल उसकी मैजिक पावर को स्टिमुलेट करती हैं। इस नए लिंक को समझते हुए राविस आसानी से पूंछ से बचता है और बुल्ली के चेहरे पर एक पावरफुल पूंछ मारता है। बुल्ली हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है, जबकि क्लास हैरानी में खड़ी रहती है। राविस अपने हाथ को देखता है, ये सोचते हुए कि सील होने के बावजूद उसकी पावर कैसे काम कर रही है। वो कंक्लूड करता है कि भले ही वो ह्यूमन बॉडी में है, उसकी मैजिक पावर अभी भी आसपास की बुराई ईवल पर रिएक्ट करती है। शॉक्ड स्टूडेंट्स मीनो को देखते हैं, हैरानी में सोचते हुए कि क्या ये वही कमजोर इंसान है जिसे वो जानते थे। दूसरा बुल्ली अपने दोस्त को पिता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। वो एक चेयर उठाता है और राविस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। एक चश्मे वाला स्टूडेंट मिनो को पीछे से आने वाले खतरे के लिए वार्न करता है, तो राविस शांति से मुड़ता है और चेयर पहुंचने से पहले ही अटैकर को एक क्विक ब्लो मारता है और वो भी दर्द में गिर जाता है। राविस उसके सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाता है। वो बुल्ली को एक पावरफुल किक मारता है। उस मोमेंट पर उसके दिमाग में उसकी माँ की इमेज आती है, एक ऐसी डीमोनेस जिसके पास बहुत पावर थी, और उसे एक स्टार्टलिंग सच्चाई रियलाइज होती है। ह्यूमन कर्सेस का सोर्स जो उसकी पावर को फीड कर रहा है, वो उसकी माँ खुद है। क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि दो बुलीज तेवू और सुन यून बेहोश पड़े हैं। रविस अपने मन में अपने बाप से कहता है कि भले ही उनका ऑर्डर शांति से रहने का था, पर ये रूल उसके लिए सूटेबल नहीं है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें धमकी भरे टोन में पूछता है कि क्या कोई और है जो उसकी इंसल्ट करके ऐसे ही अंजाम भुगतना चाहता है। उसके पीछे एक डार्क डीमन ऑरा दिखाई देती है, जो उसकी धमकी की सीरियसनेस कंफर्म करती है। बाकी स्टूडेंट्स डर में हैं, खासकर वो चश्मे वाला लड़का जो हैरान है कि मिन्हो इतना स्ट्रांग कब से हो गया। वो लड़का रविस के पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। रविस को लगता है कि ये लड़का उसका सर्वेंट बनने के लिए परफेक्ट है, पर वो अपना इरादा छुपाकर सिर्फ आई एम फाइन कहता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो चश्मे वाला लड़का मिन्हो की तारीफ करता है और एक अजीब सवाल पूछता है कि क्या वो किसी दूसरी दुनिया से रिइंकार्नेट होकर आया है।
रविश थोड़ा चिंता में पड़ जाता है कि क्या इसने उसका सच जान लिया है। लड़का अनजाने में गेसिंग गेम खेल रहा है कि शायद वो मूरिम वर्ल्ड से आया है या किसी वीडियो गेम से। रविश को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं जब बम्बी ने उसे वार्न किया था कि ह्यूमंस को मत मारना क्योंकि उसकी पनिशमेंट सोल का एनिहिलेशन है। बम्बी ने समझाया था कि डीमंस डेथ के ओवरसीयर्स होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है। राविस तब इन बातों को सीरियसली नहीं लेता था, ये मानते हुए कि उसे कभी ह्यूमन वर्ल्ड आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट में राविस डिलेमा में है कि अगर वो ह्यूमंस को मार नहीं सकता तो उन्हें चुप कैसे कराएगा। वो चश्मे वाला लड़का उसे बताता है कि उसने देखा है कि मिन्नो ने कितना सहा है और उसने बस अपना गुस्सा निकाला है। राविस को रिलीफ महसूस होता है कि उसका सच नहीं खुला। रात को रविस अपने कमरे में सोचता है कि कैसे उसने अपने सील में एक लूप होल ढूंढ लिया है कि इंसल्ट से उसकी पावर बढ़ती है। पर तभी उसे तेज दर्द होता है और वो रियलाइज करता है कि ये ह्यूमन बॉडी उसकी डिमोनिक एनर्जी को झेल नहीं पा रही है। वो डिसाइड करता है कि वो उस बॉडी को रिहेबिलिटेट करेगा चाहे कितना भी दर्द हो। एक नए दिन की शुरुआत के साथ स्कूल के ऊपर सूरज निकलता है, जो इंसानी दुनिया में डीमन प्रिंस राक्षस राजकुमार के एडवेंचर्स के एक और चैप्टर की शुरुआत का ऐलान करता है। स्कूल से वापस आते वक्त चश्मे वाला स्टूडेंट अपनी हार्ट से ज्यादा खुशी जाहिर करता है और हैरानी से सोचता है कि उन्हें एक नॉर्मल स्कूल डे बिताए हुए कितना वक्त हो गया है। फिर वो मिन्नो को थैंक्स कहता है, ये मानते हुए कि उसकी वजह से किसी की उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रविस रुखापन से जवाब देता है, ये कहते हुए कि उसे इन सबकी परवाह नहीं है और उसे सिर्फ लड़ने से मतलब है। अंदर ही अंदर वो अपनी नई मिली डिमोनिक एनर्जी को टेस्ट करने की अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को मानता है। अचानक पीछे से एक आवाज उसे उसके पूरे नाम युंग मिन्हो से बुलाती है, तो वो और उसका साथी रुक जाते हैं और हैरानी से पीछे मुड़ कर देखते हैं। एक लड़का जो थोड़ा बड़ा लग रहा था उनके पास आता है। उसके साथ वो दो पुलिस बदमाश भी होते हैं जिन्हें रविस ने पिछले दिन हराया था। वो गुस्से भरी आवाज में पूछता है कि क्या उसने उसके छोटे भाई पर हमला किया था। वो बड़ा लड़का जो उन पुलिस का लीडर लग रहा था आगे बढ़ता है और रविस से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो थोड़ी सी मेंबरशिप फीस के बदले में उसकी हिफाजत कर रहा था, और फिर उससे पूछता है कि इस एहसान का बदला इस तरह चुकाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। रविस की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं क्योंकि उसे इस सिचुएशन में अपनी पावर यूज करने का एक नया मौका दिखता है। तो वो मुस्कुराता है और प्राउडली खुद की तरफ इशारा करते हुए मानता है कि वही मुजरिम है, जबकि उसका दोस्त उसकी इस हिम्मत से डर जाता है। लीडर गुस्से में उसे अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है और रविस पूरे जोश और बड़ी खुशी के साथ मान जाता है, जिससे उसके दोस्त में पैनिक मच जाता है, जो उसे एक मुस्कान के साथ खतरे की तरफ चलते हुए देखता है। कहीं और पुलिस का लीडर अपने भाई तैवू को दांतता हुआ दिखता है, उसे याद दिलाता है कि उसने उसे मार खाने से बचने के लिए वार्न किया था। वो नीचा दिखाने वाली टोने में कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक कमजोर इंसान से हार कर वापस आया है। तो तैवू दाबे शब्दों में अपने भाई से माफी मांगता है। बड़ा भाई रविस के पास आता है, जो शांति से खड़ा होता है और उससे पूछता है कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, ये क्लेम करते हुए कि अगर वो इसे जाने देगा तो वो एक बुरा बड़ा भाई लगेगा जो अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सकता। फिर वो एक अपमानजनक इशारा करता है, अपनी उंगली से रविस के सर को छूटा है। मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे यही बर्ताव करना और अपने अच्छे दोस्तों पर हमला करना सिखाया है। एक ठंडी और उकसाने वाली मुस्कान के साथ रविस जवाब देता है कि उसने ऐसा ही सिखाया है, जिससे उस बुल्ली को गुस्सा आ जाता है जो उसे सिर्फ एक बदतमीज कमीना समझता है। बुल्ली रविस की हिम्मत पर यकीन ना कर पाने के कारण मजाक उड़ाते हुए हंसता है, लेकिन वो तब हैरान रह जाता है जब वो रविस को एक रहस्यमयी मुस्कान देते हुए देखता है। रविस की आंख लाल रंग में चमकती है जब वो अपने मन में सोचता है कि जो गालियों से उसकी माँ की याद दिलाती हैं वो हमेशा मजेदार और ताकत का जरिया होती हैं। एक तेजी भरे मूव में रविस उस बुल्ली का हाथ पकड़ लेता है जो उसे मारने वाला था और उसे जोर से मोड़ देता है, जिससे बुल्ली भयंकर दर्द से चिल्ला उठता है। जैसे ही बुल्ली दर्द से तड़पता है, राविस अपने ख्यालों में अपनी माँ को याद करता है, उनके लिए अपनी तारीफ जाहिर करता है क्योंकि उन्होंने इंसानी जीव को गालियों का ये तेज जहर उठाने के काबिल बनाया, और फिर बुल्ली के चेहरे पर एक जोरदार पूंछ मारता है। राविस अपनी माँ की सीख को याद करता रहता है, उनकी ये बात याद करते हुए कि फिजिकल वायलेंस मार पीट सिर्फ जिस्म को काबू में रखती है और गालियों से भरी करप्ट आवाज ही आत्मा को खाती है, और ये बेचारे इंसान अपनी गालियों के जरिए डेस्परेशन में उसको पुकारते हैं। फिर वो एक और पूंछ मारता है। बुल्ली का छोटा भाई और उसके दोस्त इस सीन को डर और हैरानी से देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके ताकतवर भाई को इस तरह पीटा जा रहा है, जबकि रविस का दोस्त बिल्कुल शौक में खड़ा होता है। हरा हुआ बुल्ली अपने फॉलोअर्स पर चिल्लाता है। हरा ऑर्डर देता है कि चुपचाप खड़े ना रहें और इस कमीने को मार डालें। राविस उस ग्रुप को हमला करने की तैयारी करते हुए देखता है।
खुशी से सोचता है कि उनका एक झुंड के रूप में हमला करना उसके लिए और भी अच्छा है। राविस को एहसास होता है कि बड़ी बुराई का सामना करने के लिए बड़ी ताकत इकट्ठी होती है, और जैसे ही बुलीज उस पर एक साथ हमला करते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन सबको आसानी से हरा देता है। राविस का दोस्त डर के मारे चिल्लाता है जब वो इस हिंसक लड़ाई को देखता है। लड़ाई खत्म होने के बाद रविस जमीन पर पड़े उन बुलीज के बीच शांति से खड़ा होता है। गहरी सांस लेते हुए वो उस बड़े बुली की तरफ देखता है जो जमीन पर खून खांस रहा होता है। अपनी पावर को आजाद करने के बाद वो फ्रेश और सेटिस्फाइड फील करता है। राविस अपने अंकल के बारे में सोचता है, वो राक्षस जिसने इंसानों को हिंसा दी थी जब उसकी माँ ने कर्सेस बनाए थे, और अब उसे इसके पीछे की समझदारी का एहसास होता है। ये मानते हुए कि हिंसा ही सबसे बेहतर रास्ता है, वो अपने अंकल को साइलेंटली थैंक्स कहता है जबकि उसका दोस्त उसे घबराहट से बुलाता है। तो राविस एक राक्षसी मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ता है। इसी बीच एक चूहा जिसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं वहां आता है, जो चुपचाप इस सीन को देखता है। बाद में पता चलता है कि वो चूहा मिशन पर नजर रखने का सिर्फ एक जरिया था। जैसे ही सीन रविस को एक अनजान पार्टी को रिपोर्ट करते हुए दिखाता है, कंफर्म करते हुए कि जो मिशन यूज दिया गया था वो सक्सेसफुली पूरा हो गया है, एक रहस्यमयी इंसान जो एक सिंहासन पर बैठा होता है चूहे के जरिए रविस को देखता है और रविस से बात करता है, अपनी पहचान उसके अंकल के रूप में बताता है जिसके बारे में वो अभी कुछ देर पहले ही सोच रहा था। राक्षसों की दुनिया में एक शानदार पर्सनैलिटी वाला शख्स पथार के सिंहासन पर बैठा होता है, मजे लेते हुए कमेंट करता है कि लगता है उसके भतीजे रविस को उसका तोहफा पसंद आया, जबकि बनी ये सोच रहा होता है कि वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि एक खूनी निशान था जो उसने रविस की आंख में ट्रेडिशनल सीलस्टोन मोहर की जगह प्लांट किया था। फिर वो एक चलक मुस्कान के साथ सोचता है कि रविस कब तक इसे सह पाएगा। रविस के अंकल जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि उस कमीने रविस ने पहले ही पूरी हिल्ट फैमिली को खत्म कर दिया है। बनी ऐड करता है कि रविस हमेशा से एक जिद्दी इंसान था जो सिर्फ वही करके सेटिस्फाई होता है जो उसे पसंद आता है। फिर रविस के अंकल अपने भाई किंग गमादिर की क्रूरता पर कमेंट करते हैं, जो अपने बेटे को इंसानी दुनिया में एग्जाइल देश निकाला करने से एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए, और सोचते हैं कि रविस की जिद को कौन तोड़ सकता है। बनी जवाब देता है कि किंग गमादिर का असूल हमेशा से यही था कि शैतान कमीनों से निपटने का अकेला तरीका उन्हें जोर जबरदस्ती से झुकाना है। अंकल ऐड करते हैं कि इंसानी दुनिया एक ऐसी जगह है जहां डीमन वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से भी सबसे भयंकर जुर्म करने वालों को एग्जाइल किया जाता है, और इस दुनिया में खुद को ढलना रविस के लिए आसान नहीं होगा। वो एक मुस्कान के साथ रविस की एक पुरानी याद को ताज़ा करते हैं जब वो छोटा बच्चा था, परेशानियां खड़ी करता था और अपने अंकल को उसे बचाने के लिए बुलाता था। उसे एक छोटे शैतान के रूप में बताते हैं जो जल्दी बड़ा हो गया और परेशानियां पैदा करने लगा। फिर बनी पूछता है कि क्या यही वजह है जिसने उसके अंकल को मैजिक ब्लड स्टोन यूज गिफ्ट में देने पर मजबूर किया। बनी अपने मास्टर बर्कन को इन्फॉर्म करता है कि वो उन पापियों को रिवील करने के लिए तैयार है जिन्हें इंसानी दुनिया में एग्जाइल किया गया था। बरकान उसे एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें रिवील करने का ऑर्डर देता है। बनी एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि रविस इंसानी दुनिया में आया है तो उसे आखिरकार उन पापियों का सामना करना ही पड़ेगा जो डरावने और अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। बनी उन डार्क फोर्सेस को इंसानी दुनिया में आजाद करने की तैयारी करता है। बनी अपना जादू रिलीज करता है जिससे एक डार्क पोर्टल काला दरवाजा बनता है जहां से बुरी आत्माएं बनती हैं। बर्कन डिक्लेयर करता है कि वो बड़ी बेसब्री से आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहा है, और अपने भतीजे रविस को यकीन दिलाता है कि वो असली अंधेरे का अनुभव करने वाला है। इंसानी दुनिया में रविस अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां दोस्त जो भी हुआ उस पार अपनी हार से ज्यादा हैरानी जताता है। हैरानी से सोचता है कि मिन्हो ने तैवू के भाई को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, और उस सीन को इतना शानदार बताता है जैसे कि वो कोई सिनेमैटिक मूवी हो। राविस छिपाने की कोशिश करता है कि स्पाइसी खाने का उस पर कितना असर हो रहा है, ये दावा करते हुए कि उसकी आंखों में आंसू नहीं बस पसीना है। उसके दोस्त के ये पूछने के बाद कि क्या वो रो रहा है, उसका दोस्त उसे प्यार से डांटता है क्योंकि उसने ज्यादा स्पाइसी लेवल वाला खाना ऑर्डर करने की जिद की थी। लेकिन राविस अपने मन में सोचता है कि एक राक्षस जो नारक से बच्चे, वो राक्षस कैसा। अचानक उसके दोस्त का फोन बजता है और स्क्रीन पर जिंगजी का नाम आता है, और दोस्त अपने चेहरे पर खौफ लिए अपनी जगह पर जम जाता है। दोस्त राविस से बात करते हुए हकलाता है और घबराहट में दावा करता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल आया है और वो इसका जवाब नहीं दे सकता। फिर वो माफी मांगता है और राविस को बताता है कि वो पहले जा रहा है और उसे खाना एंजॉय करने को कहता है। दोस्त जल्दी में निकल जाता है और राविस को उसके अजीब बर्ताव के बारे में सोचते हुए अकेला छोड़ देता है। कहीं और एक अंधेरे कमरे के अंदर एक टैटू वाली औरत नजर आती है जो एक बंधे हुए आदमी को एक धारदार हथियार से धमका रही होती है और उसे हिलने से मना करती है। वो उस पर वक्त पर पैसे ना देने का इल्जाम लगाती है, कहती है कि उसने उसका काम बढ़ा दिया है, जबकि दीवार पर उन दूसरे विक्टिम्स की फोटोज नजर आती हैं जिनका भी वही अंजाम हुआ था। औरत उस आदमी के चेहरे पर एक निशान का टैटू बनाकर अपना काम खत्म करती है, फिर मजाक उड़ाते हुए कमेंट करती है कि उसकी स्किन जरूर अच्छी होगी क्योंकि टैटू अच्छी तरह सेट हो गया है। उसी वक्त
एक बड़ा आदमी कमरे में आता है और जी नाम की उस औरत को बताता है कि वो उस शख्स को ले आया है जिसे उसने बुलाया था। रविश का दोस्त डर से कांपता हुआ नजर आता है तो जाय ही गुस्से से उसे देखती है और उसके लेट आने का रीजन पूछती है। फिर मजाक उड़ाते हुए उसे ये देखने के लिए इनवाइट करती है कि उसने क्या किया है। जी उस दोस्त का चेहरा जोर से पकड़ती है और उसे उस टॉर्चर किए गए आदमी को देखने के लिए मजबूर करती है। उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी आंखें बड़ी करके खोल ले और इस सीन को ध्यान से देखे। जी राविस के उस डरे हुए दोस्त से पूछती है कि क्या उसे एहसास है कि उसके सामने उस टॉर्चर हुए आदमी के लिए इस डरावने सीन का क्या मतलब है। फिर वो उसे बेरुखी से समझाती है कि जो वो देख रहा है वो उस आदमी को अपना उधार न चुकाने की सजा है, उसे एक छोटा चोर बताते हुए जिसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद जय ही अपना डर लिमसियोन नाम के लड़की की तरफ मोड़ती है और एक खतरनाक आवाज में उससे उनके बीच किए गए वादे को पूरा करने की प्रोग्रेस के बारे में पूछती है। सियोन बचने की कोशिश करता है, हकलाते हुए कहता है कि उसके रास्ते में कुछ अनजानी रुकावटें आ गई हैं। जाही उसके कमजोर बहाने पर गुस्से से भड़क उठती है, उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। फिर उसे जोर से जमीन पर धक्का दे देती है और उसके चेहरे पर चिल्लाती है। उसकी इस बात को न समझने पर दांतती है कि वो उससे क्या मांग रही है। डर और बढ़ जाता है जब वो उसे पकड़ लेती है और टैटू मशीन को उसके हाथ के पास ले आती है। सोचती है कि क्या उसे उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अपने शब्द गॉड देने चाहिए ताकि उसे समझ आ जाए। लड़का भयंकर डर से चिल्लाता है, उससे रुकने की भीख मांगता है। तो वो उससे डरावनी शांति वाली आवाज में कहती है कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। वो उसे बताती है कि ये आखिरी मौका है जो वो उसे दे रही है। फिर वो जमीन पर पड़े आदमी की तरफ इशारा करती है, उसे वार्न करती है कि वो भी इसी हालत में आना नहीं चाहेगा। वो अपना आखिरी ऑर्डर देती है कि वो ठीक वही करे जो उसने उससे करने को कहा है और शूरे करें कि वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। उसी रात बाद में लिमसियोन अपने कमरे में अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, अपने अंदर चल रही कश्मकाश में सोचता है कि क्या उसे वो काम खत्म करना सही रहेगा जो उससे कहा गया है। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जिंजी उस पर रहम नहीं करेगी अगर उसने ऐसा नहीं किया। वो अंधेरे में काम करता रहता है, डर और धमकी के बोझ ताले अपना मिशन पूरा करने के लिए मजबूर होता है। इस बीच रविस अपने पेट में तेज दर्द के साथ अपने बेड पर उठता है, झुंझलाते हुए सोचता है कि क्या इसी को लोग फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहन शक्ति कहते हैं। उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा है और उसका कंधा उस नॉर्मल सी लड़ाई के असर से अपनी जगह से खिसकने ही वाला है। इस हार्ट से ज्यादा कमजोर इंसानी शरीर पर गुस्से से उबालते हुए वो उठता है और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ एथलेटिक एक्सरसाइजेस, कसरत करना शुरू कर देता है। खुद को कंफर्म करता है कि वो राविस बंदी का इस जैसी छोटी सी बात की वजह से टूटेगा नहीं। वो खुद को अपनी आखिरी लिमिट्स तक पुश करता रहता है। चिल्लेट हुए कहता है कि वो इस मामूली से शरीर को सुधार लेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े और चाहे कितना भी दर्द हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन स्कूल में लिमसियोन अपने हाथ में एक छोटी सी डिवाइस पकड़े हॉलवे में चलता है। वो डिवाइस पर एप्लीकेशन देखता है और अपने मन में सोचता है कि मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाए ही के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं जहां उसने उसे शोर करने का ऑर्डर दिया था कि सब कुछ रेडी रहे। वो कंफ्यूज खड़ा रहता है, निराशा से सोचता है कि इस मुश्किल हालत में उसे क्या करना चाहिए। रविश अचानक उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी सोचों को तोड़ता है, जिससे वो डर के मारे उछल पड़ता है और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकाल जाती है। राविश शांति से उससे इस सारी घबराहट और हैरानी का कारण पूछता है। वो एक पाल के लिए मिन्हो की मदद मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन वो तुरंत अपने इस आइडिया से पीछे हट जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि मिन्हो चाहे अब कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका जिंजी और उसके गैंग के साथ शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक मामला होगा। इसके बजाय वो निराशा में रविश का सहारा लेता है, ये तय करके कि वो अपने दोस्त को इस प्रॉब्लम में फंसने नहीं देगा। और उसी वक्त रविश को एक अजीब और जानी पहचानी महक आती है। जैसे ही वो इस महक के सोर्स के बारे में सोचता है, जो उसने पहले भी सूंघी होती है, एक ऑरेंज बालों वाली लड़की उनके सामने लड़खाती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। सान चिल्लाता है और उस लड़की को सियोंगी के नाम से बुलाता है, जबकि आसपास के स्टूडेंट्स चिंता से उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो जल्दी से उसके बगल में घुटनों के बल बैठ जाता है, चिंता से उससे पूछता है कि क्या वो बीमार है। लड़की बहुत बुरी तरह खांसने लगती है, फिर उल्टी करती है और जमीन पर कांपने लगती है, जिससे उसके आसपास सब लोग डर और शौक में पड़ जाते हैं। रेविस इस सीन को पूरे फोकस के साथ देखता है और उसकी आंख लाल चमक उठती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि जो वो देख रहा है वो डिमोनिक एनर्जी है और वो हैरानी से सोचता है कि एक इंसान के पास ऐसी एनर्जी कैसे हो सकती है। एक आदमी जमीन पर पड़ी लड़की की तरफ भाग कर आता है। सियोंग ही की चिंता में चिल्लेट हुए पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। जैसे ही वो उसे जगाने की कोशिश करते हुए अपनी पीठ पर उठाता है, वो उसे तुरंत क्लिनिक ले जाने का डिसाइड करता है।
जैसे ही वो लोग पस से गुजरते हैं। रवि इस लड़की की कलाई पर एक अजीब सा टैटू देखता है जो उसका ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। फिर शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो टैटू कुछ और नहीं बल्कि हिल्ट फैमिली का निशान है जिसे उसने खत्म किया था। वो गुस्से से सोचता है कि ये निशान एक इंसान की बॉडी पर कैसे हो सकता है। गुस्से से जलती आंखों के साथ वो डिसाइड करता है कि उसे खुद इस रहस्यमयी मामले की जांच करनी होगी। बाद में रविस अपनी पहचान छुपाने के लिए हुडी पहनकर क्लिनिक रूम की तरफ छुपके से जाता है, लेकिन एक नर्स या गार्ड उसे दरवाजे पर रोक लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सियोंगी का दोस्त है और उसे सख्ती से बताती है कि उसे आराम की जरूरत है और अभी किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। एक ठंडी नजर और चमकती लाल आंख के साथ रविस रहस्यमयी शब्द फुसफुसाता है। अपनी डिमोनिक पावर का उसे करके उसे सब कुछ भुला देता है। नर्स अपनी जगह पर जम जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, जो इस बात का इशारा है कि वो उसके जादू के असर में आ चुकी है। वो कोमा जैसी हालत में कमरे के बाहर सीट पर शांति से बैठ जाती है, जबकि राविस बिना किसी रुकावट के अंदर चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी के साथ भी इस लेवल की एबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन इसका असर शायद टेम्पररी ही रहेगा। लड़की जिसे होश आ चुका था उसकी मौजूदगी से हैरान हो जाती है और उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, तो वो उसे एक धमकाने वाली आवाज में जवाब देता है। उससे पूछता है कि नारक के नाम पर आखिर वो है कौन। वो गुस्से में उसके मुंह पर चिल्लाती है। उसके अचानक उसके कमरे में घुस आने पर सवाल उठाती है। एक तेजी भरे मूवमेंट में रवि जोर से उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाती है और उसे गालियां देती है। वो उसे क्लियरली वो टैटू दिखाता है और गुस्से से अपना सवाल दोहराता है कि एक आम इंसान के हाथ पर हिल्ट फैमिली का निशान आखिर क्यों है। वो उसे गुस्से से जवाब देती है, उसकी बातों को ऐसी बकवास बताती है जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर रविस अपना पर्पल डिमोनिक ऑरा दिखाता है, उसे वार्न करता है कि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो उसे और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिर वो उसके पास आता है और उसकी आंखें एक डरावनी लाल चमक के साथ ग्लो कर रही होती हैं और वो उससे आखिरी बार उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। लड़की उसके चेहरे को देखते हुए खौफ से जम जाती है, ये एहसास करते हुए कि वो एक ऐसी हस्ती के सामने है जो उसकी सोच से भी परे है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस का रूप बन जाता है, तो लड़की पूरी तरह पैनिक की हालत में चिल्लाती है और सोचती है कि क्या वो एक राक्षस है। उसका शौक और बढ़ जाता है जब उसे अपने सामने खड़े शख्स की सच्चाई का एहसास होता है। जब वो हकलाते हुए बोलती है, रविस उसे सख्ती से सच बताने का ऑर्डर देता है। वो रोते हुए उसे बताती है कि वो वाकई कुछ नहीं जानती और जाही का नाम लेती है। वो उसे समझाती है कि जी ने उससे कहा था कि अगर वो उसका गैंग ज्वाइन करना चाहती है तो ये टैटू करवाना जरूरी है, और उसने उसे वेट लॉस पिल्स, वजन कम करने की गोलियां भी दी थी। जब वो उसकी बाह पकड़ता है, रविस को उसमें से आती हुई एक हल्की सी महक आती है। वो तुरंत कंफर्म करता है कि ये महक उसने डीमन वर्ल्ड में पहले भी सूंघी हुई है। यादें उसे अतीत में ले जाती हैं, जहां वो एक छोटे लड़के के रूप में डीमन वर्ल्ड के एक महल में एक गहरे कुएं की तरफ चल रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे बुलाती है। वो मुड़कर देखता है तो वहां बनी होता है, जो उसे बताता है कि ये एक माना की हुई फॉरबिडन जगह है। छोटा राविस मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और बनी को इतना डरपोक न बनने को कहता है, जिससे दूसरे को गुस्सा आ जाता है। बनी विरोध करता है कि वो डरता नहीं है बल्कि बस सजा नहीं पाना चाहता। तो राविस रुखापन से जवाब देता है कि तो उसे चले जाना चाहिए। फिर वो बिना किसी परवाह के उस फॉरबिडन एरिया की तरफ अपना रास्ता आगे बढ़ाता है। बनी शुरू में रविस के साथ आने से माना करता है, लेकिन बाद में बेमन से उसके पीछे जाने का तय करता है और अपने इस फैसले को ये कहकर से ठहराता है कि कोई नहीं जानता कि अगर छोटे राजकुमार को अकेला छोड़ दिया गया तो वो कैसी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और वो अंधेरे कॉरिडोर्स में उसके पीछे चलता है। बनी चिंता से सोचता है कि रवीस की इस मना की हुई जगह में कहाँ तक आगे बढ़ने की नीयत है। दोनों उस महल की गहराइयों में चलना जारी रखते हैं, तो बनी उसकी अटेंशन पाने के लिए रवीस को बुलाता है। रवीस एक ठंडे तंज भरे लहजे में जवाब देता है कि वो ये नहीं जान पाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने अभी तक उसे कुछ बताया ही नहीं है। तो बनी शर्माइंदगी से अपना गला साफ करता है। बनी उसे बताता है कि इस अंधेरी जगह पर उनकी मौजूदगी ने उसे उन लोगों की एक पुरानी कहानी याद दिला दी है, जिनकी आंखें दूसरी जातियों की लिमिट से भी आगे देख सकती हैं। वो समझाता है कि जैसा कि वो समझ पाया, दो तरीके हैं जिनसे ये लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। या तो वो कुछ बहुत ज्यादा चमकदार चीज देखने की वजह से अंधे हो जाते हैं, या ऐसी अंधेरी जगह में कुछ भी न देख पाने की वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। फिर वो अचानक चुप हो जाता है। रवि से उसे चुप रहने का इशारा करता है और फुसफुसाते हुए कहता है कि आसपास कुछ है। वो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और जमीन पर एक पीला हाथ देखते हैं, जिसमें से एक ऑरेंज रंग का चमकता हुआ फूल निकल रहा होता है। बम्बी डर से कांपती हुई आवाज में उस चीज की नेचर के बारे में सोचती है। रवि साफ देखने के लिए पास जाने का फैसला करता है, सहमी हुई बम्बी की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए जो चिल्ला रही है कि ये खतरनाक है। जब वो पास पहुंचे तो उन्हें वो जगह उन अजीब फूलों से भरी हुई मिलती है और बम्बी जमीन पर पड़ी लाश को पहचान लेती है। ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये जेरेमी हिल्ट की लाश है। वो फूलों से ढकी हुई बेजान बॉडी को देखते हैं
और रवि कंफर्म करता है कि जेरेमी वाकई मार चुका है। क्यूरियोसिटी की वजह से रवि अपना हाथ एक फूल को छूने के लिए आगे बढ़ाता है, बम्बी की चीखों को इग्नोर करते हुए जो उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। और जैसे ही वो उसे छूता है, उसके नीचे से खूनी कांटेदार जड़ें थोर्नी रूट्स बाहर निकल आती हैं। वो फूल को पकड़ता है और उसे सूंघता है। उसकी चुभने वाली स्मेल से उसे घिन आती है। बम्बी उसे बेहद खौफ के साथ देखती है, क्योंकि उसने इस जानलेवा पौधे की सच्चाई जान ली है। वो पैनिक में चिल्लाती है और बताती है कि ये डिवोरिंग फ्लावर खाने वाला फूल है। प्रेजेंट में वापस आते हुए रवि को एहसास होता है कि हॉस्पिटल की लड़की से आने वाली खुशबू वही डिवोरिंग फ्लावर की खुशबू है जो उसे पास्ट में मिला था। लड़की रोते हुए उससे रहम की भीख मांगती है, इसलिए वो कुछ पाल के लिए खामोश खड़ा रहता है। फिर उससे दूर हट जाता है और खिड़की से शहर की रात नाइट को देखता है। दूर से एक चमगादड़ बद जैसा दिखने वाला डिमोनिक क्रीचर यूज देख रहा है और कमेंट करता है कि रवि का सामना वाकई उस चीज से हो चुका है और वो आगे जो होगा उसके इंतजार में है। रवि तारों भरे आसमान के नीचे शहर की अंधेरी सड़कों पर अकेला चलता है। वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है। एक बंद मेटल दूर के सामने खड़ा होता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये जिंजी की टट्टू शॉप है। वो अंधेरी गली में खड़ा हिल्ट फैमिली के निशान और डिवोरिंग फ्लावर के बीच अजीब कनेक्शन के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या उनका साथ दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक है। कहीं और एक तंग रास्ते हॉलवे के अंदर गैंग का एक मेंबर अपने लीडर योंगमो की उस लिम सोया नाम के लड़के को लेकर ऑब्सेशन की वजह पूछता है, तो उसका साथी जवाब देता है कि लीडर को लड़के की फिक्र नहीं है, बल्कि उस एप्लीकेशन की फिक्र है जो उसने बनाया है। एक और ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी मजाक उड़ाते हुए हंसता है और एक छोटी सी चीज निकलता है और कहता है कि उनकी गैंग ने अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दी है। पता चलता है कि उसके हाथ में ब्लू रिबन में लिपटी कैंडी की शक्ल में एक नए तरह का ड्रग है और वो बताता है कि इसे योंग मो ने डेवलप किया है। उसका साथी उसे ये लेने से मना करता है और उसे याद दिलाता है कि पिछले दिन जोशंग ही के साथ क्या हुआ था और कहता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं क्योंकि ये अभी नया है। ब्लॉन्ड आदमी उस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं जब तक इसका असर उसे अच्छा फील कराए। इसलिए उसका दोस्त उसे पागल कहता है, जबकि रवि उन्हें दूर से देख रहा है। ब्लॉन्ड आदमी की गर्दन पर एक टट्टू रवि का ध्यान खींचता है, जो वही हिल्ट फैमिली का एम्बलम है और साथ ही उससे वही जानी पहचानी खुशबू आ रही है। रवि चुपचाप उस ग्रुप के पास जाता है और सीधा पूछता है कि क्या उन्होंने अपने टैटू जिंजी से बनवाए हैं, जिससे गैंग मेंबर्स हैरान हो जाते हैं और मुड़ कर देखते हैं कि ये अजनबी कौन है। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी उकसाने वाले अंदाज में रवि के पास आता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो जेही का कोई दोस्त है। वो आदमी मजाक जारी रखता है और रवि के चेहरे को नीची नजर से छूता है और उसे सलाह देता है कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। रवि की आंख लाल चमकती है और एक तेजी से, जिसे रोका नहीं जा सकता, वो ब्लॉन्डे आदमी को जोर से मुक्का मारता है, फिर उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसके साथी हैरान रह जाते हैं। जब ब्लॉन्डे आदमी दर्द से कराह रहा होता है, उसका साथी गुस्से में आगे बढ़ता है और रवि के चेहरे पर चिल्लाता है, उसे छोटा हरामी कहता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। रवि उस आदमी को एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। एक अटैकर हैरानी में चिल्लाता है कि क्या इस नए लड़के का दिमाग खराब हो गया है। रवि उन्हें संभालने का मौका नहीं देता। वो बाकियों पर टूट पड़ता है जो उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसे जान से मारने की धमकी देते हुए। रवि उनका मुकाबला बेहतर कॉम्बैट स्किल्स के साथ करता है और उन्हें एक एक करके गिरा देता है। एक आखिरी कोशिश में गैंग का एक मेंबर चाकू निकालकर रवि पर हमला करता है, लेकिन रवि शांत रहता है और अटैक ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है। बिजली की तेजी से रवि अटैकर पर एक फेटल ब्लो मारता है। वो आदमी दर्द से खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। सबको खत्म करने के बाद रवि आखिरी बचे हुए शख्स के ऊपर खड़ा होता है और अपनी चमकती डिमोनिक आंखों के साथ ठंडे अंदाज में जिंजी की जगह के बारे में पूछता है। ब्लॉन्ड आदमी खड़ा होता है और टूटे फूटे शब्दों में अपने साथियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके चेहरे के फीचर्स बदलने लगते हैं और वो डिमोनिक दिखने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। वो रवि को जंगली आंखों से देखता है और चिल्लाट हुए उसे मारने की धमकी देता है। रवि हैरानी से नोटिस करता है कि उसके दुश्मन की डिमोनिक एनर्जी अचानक बढ़ गई है और उसी पल वो आदमी उस पर झपट्टा मारता है। रवि को समझ आता है कि उसकी मूवमेंट्स बदल गई हैं, इसलिए वो सोचता है कि क्या उस ड्रग ने उसकी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ा दी हैं। रवि पीछे हटता है, लेकिन एक गिरे हुए दुश्मन से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अटैकर हवा में उछलता है, रवि पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार। रवि नीचे से उसे गुस्से भरी नजर से देखता है और उसकी आंखों की चमक और बढ़ जाती है। कहीं और गैंग हेडक्वार्टर्स के अंदर जिंजी एक रिपोर्ट पेश करती है और माफी मांगती है कि एप्लीकेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक दूसरा शख्स ठंडे अंदाज में कहता है कि उसने यह बहाना पहले भी सुना है, जबकि योंगमो कहता है कि उसने इस बार साफ ऑर्डर्स दिए थे। योंगमो जिंजी से कहता है कि उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया है जिसने ब्लू रिबन चुराया था।
एक बंधा हुआ आदमी चिल्लाते हुए दिखता है, अपनी गलती मानते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। वो लगातार मिन्नतें करता है और वादा करता है कि वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा। योंगमो उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और चुपचाप एक पास के वास्ते से ब्लू फ्लावर निकलता है। आदमी रहम की भीख मांगता है, लेकिन उसकी आवाज डर की चीखों में बदल जाती है। योंगमो उसके पास जाता है और फूल से उसके शरीर के आर पार वार करता है। वो आदमी घुटने लगता है और लिक्विड निकलते ही उसे तेज दर्द होता है। वो अपने आखिरी पालों में बचाने की गुहार लगाता है। फूल लगते ही वो आदमी दर्द से एक भयानक चीख निकलता है और मर जाता है। जब योंगमो और उसके फॉलोअर्स लाश के पास खड़े होते हैं, वो ठंडेपन से अनाउंस करता है कि दूसरा मौका देने की कोई जगह नहीं है। सब लोग उसकी धमकी के नीचे खामोश रहते हैं। जे ही भी टेंस दिखती है। फिर वो सीधा उससे बात करता है और पूछता है कि क्या वो उससे सहमत है। वो उसे ऑर्डर देता है कि अब और देरी मत करो और जो उसने मांगा है वो तुरंत लेकर आओ। जे ही के पास कोई और रास्ता नहीं रहता और वो मजबूरन मान जाती है। बाद में एक अंधेरी गली में चलते हुए वो मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर उसने ऑर्डर्स पूरे नहीं किए तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए वो तुरंत गुस्से में लिम सायोन को कॉल करने की कोशिश करती है। अपने कमरे में लिम सायोन अपने फोन की घंटी से चौंक जाता है और हिचकिचाती आवाज में जवाब देता है। लेकिन कॉल करने वाली जे ही नहीं बल्कि रवि था, जो उस गली से कॉल कर रहा था जहां उसकी फाइट हुई थी। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि उसने खुद मामले की छानबीन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लड़के कोऑपरेटिव नहीं थे, उन लाशों की तरफ इशारा करते हुए। फिर वो उससे सीधा पूछता है कि क्या वो जिंजी को जानता है, जिससे लिम सायोन शॉक हो जाता है। रवि बताता है कि उसने फोन स्क्रीन पर उसका नाम देखा था जब उसने पहले कॉल किया था। रवि अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो इनमें से किसी लड़के के रहने की जगह जानता है। सायोन का पैनिक बढ़ जाता है। वो घबरा कर पूछता है कि वो जिंजी को कैसे जानता है और क्या वो उसके साथ फंस गया है, लेकिन रवि इनकार करता है। वो समझाता है कि वो सिर्फ कुछ वेरीफाई करने आया था और वो अभी उसकी टट्टू शॉप के बाहर है, लेकिन वो वहां नहीं है। बात करते वक्त रवि को सीढ़ियों पर एक अजीब दिखने वाली सफेद बिल्ली दिखती है। फोन पर सायोन उससे भीख मांगता है कि वो जिंजी के मामले में ना पड़े और कहता है कि वो तुरंत उसके पास आ रहा है। रवि कॉल खत्म करता है। उसका पूरा ध्यान उस बिल्ली पर है जो उसके सामने खेल रही थी। रवि बिल्ली को कमांडिंग टोने में बुलाता है और वो शौक से वहीं रुक जाती है। फिर वो उसे अचानक पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो समझती है कि वो क्या है। बिल्ली सिर्फ एक दारी हुई म्याऊ करती है। फिर रवि की आंख लाल चमकती है और वो उसे सख्ती से ऑर्डर देता है कि उसे अपनी बात समझाए। बिल्ली डर से चिल्लाती है और मान जाती है। रवि को याद आता है कि उसने पहले एक चूहे और चमगादड़ को भी इसी ऑरा के साथ देखा था और उसे एहसास होता है कि ये वही एंटिटी है जो रूप बदल रही है। वो उसकी असली पहचान पूछता है। बिल्ली बताती है कि वो डीमन वर्ल्ड से एक ऑब्जर्वर है और उसका मिशन एग्जाइल प्रिजनर्स निकाले गए कैदियों पर नजर रखना है। वो कहती है कि वो रवि पर भी नजर रख रही थी और उसे लॉर्ड रवि कहकर एड्रेस करती है। रवि उसकी कमजोरी के बारे में सोचता है और जब वो हैरान होती है कि रवि ने उसे कैसे पकड़ लिया, तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही है और इस वक्त वो इंसानों की तरह अपने पीछे के पैरों पर खड़ी है। रवि समझता है कि इससे और सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह वो अपनी एनर्जी निकलता है और अपनी आंखों की चमक से बिल्ली के मास्टर को सामने आने का ऑर्डर देता है। बिल्ली की आंख भी लाल चमकती है, जो सक्सेसफुल कनेक्शन का इशारा है। डेमन वर्ल्ड में बॉम्बी अपने लग्जूरियस ऑफिस में बैठा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद से ज्यादा जल्दी ढूंढ लिया गया है। एक जानी पहचानी आवाज रवि से मजाकिया अंदाज में बात करती है। रवि गुस्से में उस पर इल्जाम लगाता है कि ये भी बम्बी की ही साजिश है। बम्बी मजाक में कहता है कि अपने दोस्त को इस तरह बुलाना बदतमीजी है। रवि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे उसकी नई साजिश के बारे में पूछता है। बम्बी मासूम बनने का नाटक करता है, तो रवि बहस करने की जगह एक स्पेसिफिक सवाल पूछता है। रवि उस ऑब्जर्वर बिल्ली से पूछता है कि क्या एग्जाइल प्रिजनर्स इंसानी दुनिया में मैजिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी जानकारी के खिलाफ है। बिल्ली के जरिए जवाब मिलता है कि हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। आवाज आगे कहती है कि रवि खुद ही धीरे धीरे सब जान जाएगा और पूछती है कि क्या उसका कोई और सवाल है। रवि मौका देखकर डिवोरिंग फ्लावर का जिक्र करता है और कहता है कि इसकी खुशबू इस दुनिया में बहुत फैली हुई है। वो कहता है कि बम्बी ने खुद पास्ट में इसे सूंघा था और ये फूल डीमन वर्ल्ड में भी फॉरबिडन है। बम्बी मानता है कि डीमन वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हिल्ट फैमिली के डिमोनिक मॉन्स्टर्स के इंसानी दुनिया में फैलने की खबर है और उन्हें खत्म करना मुश्किल था। रवि गुस्से में पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हिल्ट फैमिली के लोग अभी भी इंसानी दुनिया में हैं। बम्बी हल्का सा हंसता है और कहता है कि इंसानी दुनिया पहले जैसी नहीं रही बल्कि साजिशों से भर गई है। फिर वो रवि को ऑर्डर देता है कि अब वो वहाँ है तो उन सबको खत्म करने का मिशन वही संभाले। ये ऑर्डर सुनकर रवि शॉक हो जाता है। फिर कनेक्शन कट जाता है और बिल्ली हैरानी में रह जाती है। रवि इस सिचुएशन को कोसता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है। कहीं और जिन जिलिम सायोन को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसका गुस्सा और चिंता बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हेडक्वार्टर्स में
लिम सायोन को जेही का एक मैसेज मिलता है जहां उसे डेस्परेट कहा गया है। आखिर में जिन जी फोन पर सायोन को पकड़ने का ऑर्डर देती है। वापस गली में रवि फिर से बिल्ली से पूछता है कि उसे इंसानी दुनिया की कितनी जानकारी है। वो कंफर्म करती है कि उसे पीरियडिक अपडेट्स मिलते रहते हैं। फिर वो उसे अपने असली रूप में आने का ऑर्डर देता है। जब वो हिचकिचाती है तो वो ठंडे अंदाज में धमकी देता है कि वो खुद उसे असली रूप में ले आएगा। बिल्ली चिल्लाती है और एक फ्लैश के साथ अपने असली रूप में आ जाती है। एक छोटी डिमोनिक लड़की जिसके ब्लू बाल हैं रवि के सामने होती है। रवि उसे ठंडेपन से देखता है और कहता है कि वो बहुत कमजोर दिखती है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके अंकल ने उसे किसी वजह से भेजा होगा। फिर उसका नाम पूछता है। वो कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है। रवि उसे स्ट्रीट नाम देता है क्योंकि उसने उसे सड़क स्ट्रीट से उठाया था। लड़की खुशी और हैरानी के साथ अपना नया नाम दोहराती है और रवि का शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसे पहली बार एक आइडेंटिटी दी है। रवि उसे इंसानी दुनिया की सारी जानकारी देने का ऑर्डर देता है और वो उत्साह एंथुजियाज्म के साथ मान जाती है। कहीं और लिम सियोन शहर की सड़कों पर घबराहट में भाग रहा है। उसे एहसास है कि उसका दोस्त मिन्हो खतरे में है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं जब वो ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन जीतने पर खुश था। उसे वो रात याद आती है जब एक काली कार ने उसका रास्ता रोका था और कुछ अजनबी लोगों ने कंफर्म किया था कि वही डेवलपर लिम सायोन है। जे ही प्राइज मनी का मजाक उड़ाती है और उसे एक प्रेशियस बॉडी कहकर कार में डालने का ऑर्डर देती है। सायोन डर से चिल्लाता है और उसके फूल जमीन पर गिर जाते हैं। कार के अंदर योंग मो उससे पूछता है कि वो कांप क्यों रहा है और कहता है कि ये सिर्फ एक डील है। सायोन को 50 मिलियन वॉन से भरा बैग दिखाया जाता है उसके ऐप के बदले में। सायोन इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन योंगमो उसकी बात नहीं सुनता। सायोन गुस्से में दुख जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए मिन्हो को जिनजी से मिलने से रोकने की कोशिश करता है। भागते वक्त वो गैंग मेंबर से टकरा जाता है जिनसे वो बच रहा था। जय उसे धमकी देती है कि वो अब खत्म हो चुका है। सायोन को एक मॉनिटरिंग रूम में लाया जाता है जहां वो मायूस बैठा है। जय उसे ऐप मैनेज करने का काम देती है और धमकी देती है कि अगर काम सही नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए कैद रहेगा। गैंग मेंबर्स उसके ऐप आई एम हियर का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें ब्लू रिबन ड्रग बेचने के लिए इसकी जरूरत है। योंगमो वहां पहुंचता है और समझाता है कि इस ऐप से वो बायर्स की लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे और मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। वो एक ब्लू रिबन कैंडी हाथ में लेता है जिसमें से पर्पल ऑरा निकल रही है और अनाउंस करता है कि इसे पूरी दुनिया में दिखाने का वक्त आ गया है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स इस ऐप के बारे में बात करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ऐड करने पर उन्हें 30,000 वॉन कैश बैक मिल रहा है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि नए यूजर्स को ब्लू रिबन नाम का वेट लॉस प्रोडक्ट मिल रहा है जो हेल्दी बताया गया है। गैंग हेडक्वार्टर्स में यूजर्स की संख्या देखकर सब हैरान हैं। जे ही इस सक्सेस से खुश है। फिर वो अपने टूटे हुए शॉप में पूछती है कि क्या उन्होंने उसे पकड़ा जिसने ये किया। तो एक फॉलोअर कहता है कि सर्वेलेंस कैमरास में सिर्फ एक चमकदार बट दिखाई दी है, जिससे जिंजी हैरान रह जाती है। वो मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं। स्क्रीन पर एक हाइडियस क्रीचर की क्लोजअप इमेज देखने के लिए जो बार्ड जैसा दिख रहा था और डायरेक्टली कैमरा की तरफ घूर रहा था। और जब वो दूसरे कैमरास के बारे में पूछती है तो वो उसे दूसरी रिकॉर्डिंग दिखाता है। स्क्रीन पर एक बड़ा राट कैमरा की तरफ स्माइल करते हुए दिखता है। इस पे जिंजी गुस्से में फट पड़ती है, उस सिचुएशन को गाली देते हुए जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही थी। उसी वक्त उसका एक आदमी उसे ब्लू रिबन शिपमेंट के आने की खबर देता है, तो वो तुरंत निकलने का फैसला करती है। सनसेट के वक्त राविस अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एक एली गली में खड़ा होता है। वो स्ट्रीट को बुलाता है जो एक बिल्ली के रूप में छुपी हुई है। वो उसे उसके डिमोनिक फॉर्म में एथलेटिक एक्सरसाइजेस करते हुए पाता है। तो वो बहाना बनाती है कि वो वजन काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे बुरी तरह इंटरप्ट करता है उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछते हुए जो उसने पिछले दिन उसे दी थी। वो बड़े उत्साह के साथ बताती है कि बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने वो ढूंढ लिया जो उसने मांगा था। राविस की यादें पिछली लड़ाई के अंत पर चली जाती हैं जहां उसे हराए गए गैंग मेंबर्स के पास ब्लू कैंडी के टुकड़े मिले थे, और जब उसने एक उठाया और उसे सूंघा तो उसने कंफर्म किया कि इसमें डिमोनिक डिवोरिंग फ्लावर की सेंट है। और उसे रियलाइज हुआ कि ये कैंडी लेने से उसके दुश्मनों को वो अचानक पावर मिली थी। वो हैरानी में सोचता है कि उन्होंने ये फूल कैसे हासिल किया जो डीमन वर्ल्ड में भी एक्सटिंक्ट हो चुका था, और वो जानता है कि इसे उगाने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट में वापस आते हुए स्ट्रीट उसे बताती है कि उस कैंडी का नाम ब्लू रिबन है और वो इंसानों के बीच वेट लॉस पिल्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह फैल रहा है। और जब वो उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता है तो वो मानती है कि मैन्युफैक्चर की सीक्रेसी की वजह से इसके सोर्स को ट्रेस करना मुश्किल है। रविस गुस्से में उबालने लगता है, ये सोचते हुए कि उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिली। तो स्ट्रीट जल्दी जल्दी से उस बात से इनकार करती है। वो समझाती है कि ये प्रोडक्ट हाल ही में बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में फैला है, और सजेस्ट करती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड डिमोनिक एनर्जी को ट्रैक करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंच सकते हैं। रविस उसे फटकारता है पूछते हुए कि वो खुद अब तक क्यों नहीं गई।
तो वो डरते हुए जवाब देती है कि बॉम्बी ने उसे उसके साथ जाने का ऑर्डर दिया था। बॉम्बी का नाम सुनते ही रविश को शक होने लगता है, तो वो उससे बुरा तरह पूछता है कि क्या वो सब कुछ उसे रिपोर्ट कर रही है। स्ट्रीट रोते हुए टूट जाती है और माफी मांगती है, समझाते हुए कि वो बस एक मामूली क्रीचर है जो दोनों के ऑर्डर्स मानने के लिए मजबूर है। रावी स्ट्रीट के सामने एक फैसले वाला चॉइस रखता है, उसे तुरंत अपना मास्टर चुनने का ऑर्डर देते हुए, या तो वो या फिर बॉम्बी। तो वो अपनी जगह पर जम जाती है डिसीजन ना ले पाने की वजह से। वो उसे एक अट्रैक्टिव ऑफर देता है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर वो उसे चुनती है तो वो उसे एक मामूली क्रीचर से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब उसके पीछे उसकी डार्क डिमोनिक ऑरा दिखती है, स्ट्रीट खुशी से भर जाती है, तो वो उसके पैरों में गिर जाती है, अपनी पूरी लॉयल्टी डिक्लेयर करते हुए और ओबीडियंस के निशान के तौर पर अपना खून और शरीर उसे ऑफर करती है। रवि सेटिस्फैक्शन की स्माइल देता है और अपनी लॉयल्टी एक्सेप्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर रविश बेंडिका के रूप में अनाउंस करता है कि उसने उसे अपना पर्सनल फॉलोअर बना लिया है। कवेनेंट पूरा होते ही उसके सर से एक छोटा स्पेक्ट्रल क्रीचर निकलता है जो उसके पुराने मास्टर के साथ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो रविश उसे एक जीतने वाली स्माइल के साथ देखता है, बॉम्बी को डिक्लेयर करते हुए कि उसका रोल खत्म हो चुका है। उसाकी लॉयल्टी सिक्योर करने के बाद वो उसे तुरंत उस जगह निकलने का ऑर्डर देता है जहां ब्लू रिबन शिपमेंट्स जमा होते हैं, और वो बड़े उत्साह के साथ उसके ऑर्डर का पालन करती है। वो रात को एक बहुत बड़े कंटेनर एरिया में पहुंचते हैं जहां सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट कंफर्म करती है कि यही वो जगह है जहां ब्लू रिबन की डिमोनिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रविश चेक करने के लिए एक कंटेनर खोलने का फैसला करता है, लेकिन वो नोटिस करती है कि कंटेनर पर मोटी चेन से तला लगा हुआ है जो उनके मिशन में रुकावट बन रही है। रविश उसे पीछे हटने का ऑर्डर देता है, फिर अपनी डिमोनिक पावर से एक ही बार में वो लॉक और चेन्स को चकनाचूर कर देता है, स्ट्रीट को हैरानी में छोड़ते हुए। लॉक टूटने के साथ कंटेनर का दरवाजा धीरे से खुलता है और वो एंट्रेंस पर खड़े हो जाते हैं, जो कुछ भी अंदर मिलेगा उसके लिए तैयार होकर। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे पहले सरप्राइज करती है वो एक गंदी और रेपल्सिव स्मेल है जो उन्हें पीछे हटने और अपनी नाक ढकने पर मजबूर कर देती है। उन्हें पता चलता है कि पूरा कंटेनर और कुछ नहीं बल्कि डिवोरिंग फ्लावर का शिपमेंट है जो एक ओमिनस पर्पल ऑरा के साथ चमक रहा है। रविश तुरंत समझ जाता है कि यही ब्लू रिबन ड्रग का असली सोर्स है। ये सीन रविश के मन में उसके पास्ट की एक दर्दनाक याद ताजा करता है जहां वो अपने अंकल के साथ कड़क ट्रेनिंग कर रहा था। उस याद में उसका अंकल अपने कमजोर और बदतमीज नेफ्यू का मजाक उड़ाता है, तो यंग रविश उसे गाली देकर और एक डिस्गस्टिंग अंकल बोलकर जवाब देता है। लड़ाई और बढ़ जाती है और उसका अंकल चिल्लाता है कि अगर वो दयालु नहीं है तो उसका मर जाना ही बेहतर है। एक जोरदार वार के साथ वो रविश पर काबू पा लेता है और उसे एक ऊंची क्लिफ के किनारे से नीचे फेंक देता है, जबकि रविश नीचे गिरते हुए अपने अंकल को गाली देता है। अंकल किनारे पर खड़ा होकर पागलों की तरह हंसता है, ये सोचते हुए कि क्या वो इतनी आसानी से मर जाएगा। फिर वो उसे पकड़ने के लिए नीचे जाता है। छोटे रविश का शरीर जोर से जमीन से टकराता है और अचानक उसका अंकल उसके बगल में आ जाता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो अब तक मारा है, जिससे रविश को शौक और हैरानी होती है। जब वो आसपास देखता है तो वो पाता है कि वो एक बहुत बड़ी केव में गिरा है जो डिवोरिंग फ्लावर से भरी हुई थी और जो अनगिनत लाशों पर उग रही थी। तो उसे एहसास होता है कि यही वो जगह है जहां ये पूरे वक्त छुपा हुआ था। उस सीन की भयानकता देखकर उसकी आंखों में शौक भर जाता है। वो याद उसे उस फूल की ओरिजिन की पुरानी सीख टीचिंग्स में वापस ले जाती है, लाइट और डार्कनेस के डिवीजन और इनकम्पैटिबल बीइंग्स के क्रिएशन के साथ जो मर्ज नहीं हो सकते थे। दूसरी एंटिटीज फली फूली। एक फूल था जो शुरुआत में वहां होगा जहां ये एंटिटीज जमा होती थी और एंजल्स और डीमंस के बच्चे खुचे हिस्सों रेमनेंट्स को खाती थी, और उसकी सबसे गहरी इच्छा सब कुछ खा जाने की थी। उसकी याद में एक खौफनाक सच सामने आता है कि इस फूल का आखिरी गोल पूरी दुनिया का विनाश है। वो याद उसे पुराने पास्ट में ले जाती है जहां वो एक छोटे बच्चे के रूप में अपने अंकल के साथ एक मैसिव पर्पल डिमोनिक एनर्जी के वॉर्टेक्स के सामने खड़ा था, जैसे कि वो किसी बड़ी किस्मत का सामना करने की तैयारी कर रहे हो। प्रेजेंट में वापस आते हुए स्ट्रीट अपनी कंफ्यूजन जताती है, समझाते हुए कि उसने सुना था कि डेमन किंग जो राविस के पिता हैं, उन्होंने डेमन वर्ल्ड को पूरी तरह प्यूरिफाई किया था और इस फूल को पूरी तरह खत्म कर दिया था, तो उस वक्त इसे जमीन तक जला दिया जाना चाहिए था। राविस सोचता है कि अगर अफवाह सच थी तो इतनी बड़ी मात्रा में ये यहाँ कैसे हो सकता है, और वो स्ट्रीट को एक चौंका देने वाली जानकारी से सरप्राइज कर देता है कि ये फूल असलियत में ह्यूमन वर्ल्ड में दिखा था, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो अपनी बात जारी रखता है कि ह्यूमन वर्ल्ड एक मिडिल ग्राउंड है जहां लाइट और डार्कनेस कैओटिकली मिक्स होते हैं, क्योंकि ये किसी भी साइड का नहीं है, लेकिन ये दोनों में से किसी की भी तरफ ले जाने के काबिल है। राविस याद करता है कि उसने सीखा था कि ह्यूमन हिस्ट्री में भी जिक्र है कि उन्होंने हजारों साल पहले इस फूल को खत्म कर दिया था, लेकिन जो वो अपने सामने देख रहा है वो उसकी हर जानकारी के खिलाफ है।
और अगर ये दोनों वर्ल्ड्स में एक ही वक्त पर दिखा था और दोनों जगह खत्म किया गया था, तो ये उसे एक ही कंक्लूजन पर ले जाता है कि इसका वापस आना किसी की साजिश है। एक अचानक आई आवाज और अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की किरण उसकी सोच में रुकावट डालती है, जबकि स्ट्रीट इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि इस मामले का कोई मास्टरमाइंड है। आदमियों का एक ग्रुप एक ऐसे व्यक्ति के लीड में आता है जो धमकी भरे टोने में सवाल कर रहा है। अंधेरे से उन दो इंट्रूडर्स की पहचान सामने आती है जिन्होंने इस जगह घुसने की हिम्मत की थी। गैंग मेंबर्स में से एक रविश को तुरंत पहचान लेता है, तो वो चिल्लाता है, जिंजी को बुलाते हुए और उसे बताते हुए कि ये वही हरामी है जो टैटू शॉप पर आया था। स्ट्रीट धीमी आवाज में रविश को कंफर्म करती कि वो औरत सच में जिंजी ही है। जिंजी बहुत गुस्से में आगे बढ़ती है और रविश के मुंह पर चिल्लाती है, उसकी पहचान पूछते हुए कि उसने उसकी शॉप तबाह करने की हिम्मत कैसे की और वो इस सीक्रेट जगह को ढूंढने में कैसे कामयाब हुआ। रविश उसके सवालों को इग्नोर करता है और उससे सीधा सवाल करता है कि क्या वो इन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो उसे एकार्ड और मजाक के साथ जवाब देती है, पूछते हुए कि अगर वो है तो वो क्या कर लेगा। रविश अपनी आंखें चमकाते हुए शांति से अपना सवाल जारी रखता है, उससे पूछते हुए कि क्या वो उन रॉ मटेरियल्स को जानती है जो इन सामान को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जिंजी एक गंदी स्माइल देती है और उस पर उनके प्रेशियस ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की कोशिश का इल्जाम लगाती है। रविश ठंडी सांस लेता है, ये मानते हुए कि ये मामला उससे डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, लेकिन एक मजबूत लुक के साथ कहता है कि इस मामले को बिना दाखिल के छोड़ना उसके अंदर एक कड़वाहट की फीलिंग छोड़ देगा। जिंजी अपने आदमियों की तरफ मुड़ती है और अपनी पॉकेट से ब्लू रिबन ड्रग के टुकड़े निकलती है, उन्हें फिर से फेल होने के नतीजों के बारे में वार्न करते हुए और ये बताते हुए कि उनका लीडर योंगमो उनके साथ क्या करेगा। फिर वो उन्हें वो टुकड़े देती है, ये अनाउंस करते हुए कि ये उनके लिए एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके आदमियों के चेहरे पर लालच और उत्सुकता के निशान दिखते हैं और वो हैरानी में सोचते हैं कि क्या उन्हें सच में ये मुफ्त में मिल सकता है। जिंजी सख्ती से उन्हें चुप रहने और इसे तुरंत निकलने का ऑर्डर देती है, तो वो इसे बहुत लालच के साथ खा लेते हैं। रविश को एहसास होता है कि टकराव होने वाला है, तो वो स्ट्रीट को छुपकर रहने का ऑर्डर देता है, समझाते हुए कि उसके अभी की मैजिक पावर मदद नहीं बल्कि एक रुकावट होगी, और वो तुरंत उसके ऑर्डर का पालन करती है। गैंग के आदमियों के फीचर्स बदलने और डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, तो जिंजी एक डरावनी स्माइल के साथ उन्हें उस हरामी को कुचलने का ऑर्डर देती है। बदले हुए आदमी रविश की तरफ भागते हैं, जो उन्हें ठंडे दिमाग से देखता है, अपने मन में उन्हें एरोगेंट फूल्स बताते हुए जो अपने घमंड में डूबे हैं और इस बात से अनजान है कि कौन सी चीज उन्हें असलियत में जहर दे रही है। जब उसकी आंख तेजी से चमकती है, रविश को एहसास होता है कि ये जगह पहले से ही डिमोनिक एनर्जी से भरी हुई है जिसका वो फायदा उठा सकता है, तो वो अपने विरोधियों को आगे आने का चैलेंज देता है। बदले हुए आदमी उस पर झपटते हैं, लेकिन वो उन्हें बढ़िया तरीके से काउंटर करता है। एक का पूंछ डॉज करके एक वायलेंट पालटवा करता है, जिससे हमलावर के मुंह से दर्द की चीख निकाल जाती है। भयानक लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि रविश उनके लगातार अटैक्स का सामना स्किल और पावर के साथ करता है, उन्हें एक एक करके गिराते हुए। फिर हमलावरों में से एक उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो अपने एक ओपोनेंट के चेहरे पर एक ताकतवर पूंछ मारता है, जो बहुत दर्द में चिल्लाता है, जबकि रविश गुस्से में अपने दांत पीसता है, उसे जल्दी खत्म करके खुद को उससे छुड़ाने के लिए पक्का इरादा कर लेता है। लेकिन हमलावर उसे जमीन पर फेंकने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक बहुत बड़े करके आदमी के अटैक को काउंटर करता है। स्ट्रीट अपनी छुपने वाली जगह से ये सीन देखती है और अपने मास्टर के लिए डर और चिंता में चिल्लाती है, जबकि जिंजी एक कॉन्फिडेंट और मजाकिया स्माइल के साथ लड़ाई देखने में मस्त है। राविस खुद को ऐसे आदमियों से घिरा हुआ पाता है जिनके चेहरे डिस्टॉर्ट होकर डिमोनिक मास्क बन गए हैं, और वो सब उस पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला करते हैं। वो उनके अटैक्स को मुश्किल से रोकता है और रियलाइज करता है कि उनकी पावर काफी बढ़ गई है, सवाल करते हुए कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस बार ड्रग की बड़ी डोज ली है। फिर वो फैसला करता है कि उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, तो वो डिमोनिक फ्लावर्स से भरे खुले कंटेनर की तरफ मुड़ता है। एक फैसले वाले मूव के साथ वो उन्हें उनके चेहरों पर फेंकता है और पर्पल ऑरा की एक लहर फैटती है जो उसके दुश्मनों को अपनी चपेट में ले लेती है। कंटेनर के एंट्रेंस पर खड़े होकर गैंग के आदमी गिर जाते हैं, खांसते हुए और पूरे डिमोनिक एनर्जी के असर से दम घुटते हुए, जिसे लगता है कि उनके पोल्यूटेड बॉडीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। रविश को भी सिचुएशन का बोझ महसूस होता है, तो वो अपने आप में मानता है कि वो इस फूल से निकलने वाली इस गंदी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो उसी वक्त रियलाइज करता है कि उसकी डिमोनिक एनर्जी इस फैली हुई बुराई के साथ और ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करती है, जो उसे पावर का एक मैसिव बूस्ट देती है। अपनी नई पावर के साथ रविश फिर से हमला करता है, एक आदमी को एक वायलेंट वार मारता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है, तो दूसरा दर्द में चिल्लाता है। उसके बाद वो अपनी मुट्ठी में एनर्जी जमा करता है और एक डेवास्टेटिंग पूंछ मारता है, जिससे खून उड़ता है और वो अपने एक ओपोनेंट को पूरी तरह खत्म कर देता है। वो अपनी वायलेंट लड़ाई जारी रखता है, तो उनमें से एक उसे लात मारता है, तो वो बढ़िया तरीके से अटैक को डॉज करता है, उसे पकड़ता है और हवा में फ्लिप कर देता है, और बिना किसी रहम के वो जमीन पर पड़े आदमी की टांग पर जोर से स्टॉम्प मारता है, जो दर्द में चिल्ला रहा है। एक जंगली चेहरे वाला हमलावर उसकी तरफ भागता है और चिल्लेते हुए उसे मौत देने की कसम खाता है,
लेकिन रविश बढ़िया तरीके से उसे डॉज करता है और उसे एक ताकतवर वार देता है और लड़ाई को एक नॉकआउट ब्लो के साथ खत्म करता है और आखिरी हमलावर भी गिर जाता है। जिंजी शॉक के डर से अपनी जगह जम जाती है, जो वो देख रही है उस पर यकीन नहीं कर पाती और डर में सवाल करती है कि ये कौन है जिसने अकेले ही उसके आदमियों को हरा दिया। रविश हाँफते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी आंख एक ओमिनस लाल चमक के साथ चमकती है जो उसे पैनिक से भर देती है। और जैसे ही वो खड़ा होता है उसके पीछे एक मैसिव डिमोनिक ऑरा दिखती है जो उसके खौफनाक असली रूप को जाहिर करती है। जिंजी उसे पूरी तरह पैनिक में देखती है और सोचती है कि क्या वो कोई भूत है या कल्पना से परे कुछ और। सीन अचानक एक चमचमाते स्टेज पर चला जाता है जहाँ एक साइन कंपटीशन अनाउंस करता है और एक छोटी लड़की लाइट्स के नीचे बढ़िया बाले डांस परफॉर्म कर रही है। कहीं और कैंगह्यूजू नाम की एक औरत उस लड़की की पहचान अपनी बेटी यूरी के रूप में कंफर्म करती है। कैंगह्यूजू एक लग्जूरियस रूम में बैठकर एक बड़ी स्क्रीन पर अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देख रही है और कमेंट करती है कि ऐसी स्किल्स के साथ वो आसानी से एक प्रेस्टिजियस बैले ट्रूप ज्वाइन कर सकती थी। उसाकी बातों में तब रुकावट आती है जब दो आदमी कमरे में दाखिल होते हैं। तो वो उनका स्वागत करती है, उन्हें अपना इंपॉर्टेंट क्लाइंट बताते हुए। लेकिन जल्द ही उसका बिहेवियर हॉस्टिलिटी में बदल जाता है, तो वो उनके मुंह पर चिल्लाती है, इस तरह उसके ऑफिस में घुसने की निंदा करते हुए। योंगमो ठंडे दिमाग से उन्हें थुक्स गुंडे बोलने के लिए माफी मांगता है, फिर टेबल पर नीली गोलियों से भरा एक बड़ा ग्लास जर रखता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो खुद पर्सनली ब्लू रिबन्स का एक बड़ा ऑर्डर देने आया है। जैसे ही वो औरत जर देखती है, वो शॉक और डर में डूब जाती है और उसका डरा हुआ चेहरा उसके ग्लास पर दिखता है। योंगमो उसे चिंता न करने को कहता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक सब कुछ खुद संभालते हैं। कैंग ह्यूजू बहुत चिंता के साथ सोचती है कि क्या ये प्रोडक्ट सच में सेफ है। तो आदमी उससे मजाक में पूछता है कि क्या वो ये सवाल अब पूछ रही है। फिर वो स्क्रीन पर उसकी नाचती हुई बेटी की तस्वीर की तरफ देखता है और एक खौफनाक सच बताता है कि उसने पहले ही अपनी बेटी को इस ड्रग की बड़ी मात्रा खिला दी है, उसे स्टेज पर चढ़ाने के लिए पुश करने से पहले। स्टेज पर ड्रग के खौफनाक असर डांसर यूरी के शरीर पर दिखने लगते हैं, क्योंकि उसकी गर्दन डरावनी तरह से मुड़ती है और उसका पैर एक उन्नेचुरल तरह से ट्विस्ट होता है। तो उसकी माँ शौक में स्क्रीन की तरफ देखती है, डर में अपनी बेटी का नाम फुसफुसाते हुए। लड़की के फीचर्स डिस्टॉर्ट होते हैं और उस पर अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, जबकि योंगमो ठंडे दिमाग से सीन देखता है, मजाक में कमेंट करते हुए कि वो उसकी माँ जरूर जल्दी में रही होगी। और जब लड़की एक डिस्टॉर्ट और दर्दनाक डांस पोज लेती है, तो आदमी उसकी माँ से एक ऐसे टोने में पूछता है जिसमें एक छुपी हुई रिप्रोच थी कि उसने अपनी बेटी को कितनी मात्रा खिलाई थी। माँ पैनिक में चिल्लाती है, अपनी बेटी से रुकने की भीख मांगते हुए, जबकि लड़की का शरीर एक इम्पॉसिबल तरह से पीछे की तरफ मुड़ता है, हर नेचुरल लिमिट को तोड़ते हुए। लड़की स्टेज के फ्लोर पर गिर जाती है और एक जोर की चीख निकलती है और पूरे हॉल में अफरा तफरी और चिल्लाना फैल जाता है, क्योंकि घबराई हुई ऑडियंस सोचती है कि क्या हो रहा है। जब सिक्योरिटी वाले उसकी तरफ भागते हैं, माँ निराशा में गिर पड़ती है। फिर उसका दुख एक भयंकर गुस्से में बदल जाता है, तो वो योंगमो के मुंह पर चिल्लाती है, उन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। योंगमो इसे ठंडे दिमाग से और मजबूती से जवाब देता है, ये जाहिर करते हुए कि उनके वादे सिर्फ रिकमेंडेड डोज का पालन करने पर ही थे, इनडायरेक्टली सारा इल्जाम उस पर डालते हुए। फिर वो जमीन पर पड़ी लड़की की बॉडी की तरफ इशारा करता है, जो लाइफलेस लग रही है, और उसे बेपरवाही से कहता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो धमकी के साथ आगे कहता है कि अब उसे अपनी बेटी की झूठी इच्छाओं नशे को पूरा करते रहना होगा, बस उसे जिंदा रखने के लिए, जिससे माँ डर में चिल्लाती है, जबकि वो जर को कस के पकड़ लेती है। और वो उसे कहता है कि अब वो उनकी इंपॉर्टेंट क्लाइंट बन गई है और उसकी बेटी इस ड्रग के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। माँ पूरी तरह टूट जाती है और दर्द में चिल्लाती है कि उसने अपनी बेटी पर कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था जो अब डूब गया, जो उसके असली मकसद को जाहिर करता है। योंगमो उसे एक जीतने वाली स्माइल के साथ देखता है, जबकि वो पूरी तरह हार मांकर टेबल पर गिर जाती है। अचानक उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर जिंजी का नाम आता है। तो वो इसे हैरानी से देखता है और इस कॉल की वजह के बारे में सोचता है। फोन की स्क्रीन पर जिंजी दिखती है जिसे पकड़ा गया है और वो डरते हुए योंगमो से माफी मांगती है। फिर रविश उसके पीछे से आता है और उससे सीधा पूछता है कि क्या वो वही लड़का है जो ब्लू रिबन्स बनाता है। योंगमो हैरानी में डूब जाता है, इस इंट्रूडर की पहचान पर सवाल करते हुए, और रविश की शांत आवाज उसे फोन के जरिए आती है, ये कहते हुए कि वो वही व्यक्ति है जिसकी तलाश है और उसे एक बार देखने को कहता है। योंग मो जल्दी में कॉल खत्म करता है और क्लाइंट की तरफ जाता है और उसे ठंडे दिमाग से कहता है कि एक अर्जेंट मामला आ गया है। कंटेनर यार्ड में वापस रविश हारे हुए गैंग मेंबर्स के बीच खड़ा होता है और स्ट्रीट से इंसानों के ड्रग लेने की वजह पूछता है। तो
वो उसे कड़वाहट के साथ जवाब देती है कि वो मूर्ख और घमंडी है। राविस ड्रग की एक गोली को देखते हुए आगे कहता है कि इसे लेने के बाद भी उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो एडिक्ट नहीं बनेंगे, और इसका कारण ये है कि उनके पास किसी चीज पर भरोसा करने की कमी है जो उन्हें ऐसी मामूली चीजों से चिपकने पर मजबूर करती है। अचानक स्ट्रीट उसका ध्यान किसी के आने की तरफ खींची है, जबकि जिन जी योंगमो का नाम चिल्लाती है, अपने लीडर के आने का ऐलान करते हुए। योंगमो पेड़ों के बीच से निकलता है और रवि से शांति से पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है, उसे टट्टू शॉप वाले इंसिडेंट से जोड़ते हुए। राविस नफरत के साथ जवाब देता है, ये कहते हुए कि वो उस जैसे कचरे की परवाह नहीं करता, लेकिन वो उससे एक खास सवाल करता है कि उसने वो सब्सटेंस कहाँ से हासिल किया। वो आगे कहता है कि एक मामूली इंसान के लिए इसे हासिल करना मुश्किल होना चाहिए। मामूली इंसान वाली बात योंगमो को कंफ्यूजन और शॉक में डाल देती है, तो उसके मन में इस मिस्टीरियस लड़के की असलियत को लेकर शक होने लगते हैं। योंगमो को अपने दर्दनाक पास्ट की याद आती है, जहां वो एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहता था जो बिखरी हुई दवाइयों से भरा था, और अपने पिता को बेहोश पाता है। वो उनसे गिड़गिड़ाकर दवाई मांग रहा था और उन्हें जगाने की एक बेचैन कोशिश में उन्हें लात भी मार रहा था, लेकिन उसे जल्द ही खौफनाक सच का एहसास होता है कि उसके पिता मर चुके हैं, और दुख के बजाय वो कड़वाहट महसूस करता है, ये कमेंट करते हुए कि उसके पिता एक एडिक्ट की तरह जिए और एक एडिक्ट की तरह ही मारे। फिर उसकी फीलिंग्स गुस्से और निराशा की एक चीख में फट पड़ती हैं, अपने पिता को खोने के दुख में नहीं, बल्कि अपने एडिक्शन के सोर्स को खोने पर, ये पूछते हुए कि अब उसे अपनी दोस्त कैसे मिलेगी। योंगमो की यादें उस खौफनाक सीन को दिखाना जारी रखती हैं जहां वो निराशा में चिल्ला रहा था, ये पूछते हुए कि अपने पिता की मौत के बाद अब उसे अपनी दोस्त कैसे मिलने वाली है। लेकिन सडनली उस लाइफलेस बॉडी की आंखें एक डिमोनिक पर्पल लाइट से चमकने लगती हैं, इसलिए योंगमो टेरर और बेविल्डरमेंट की स्टेट में देखता है। उसके फादर की बॉडी धीरे धीरे खड़ी होती है, तो योंगमो एक कांपती हुई आवाज में उसे पुकारते हुए पीछे हटता है, यकीन नहीं कर पाता कि वो मारा नहीं था। फिर बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलता है जो ग्लोइंग आईज वाली एक डिमोनिक एंटिटी के रूप में मैनिफेस्ट होता है, और एक मिस्टीरियस वॉइस सवाल करती है कि क्या इस आदमी की मौत एक सैड चीज है। योंगमो को शॉक लगता है, तो एंटिटी उसे एक ऑफर देती है, समझाते हुए कि अगर उसकी ग्रीफ ऐसा चाहती है तो वो इस आदमी को उसके पास वापस भेज देगी। लेकिन योंगमो एक हिस्टेरिकल लाफ में फट पड़ता है, ग्रीफ के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए, और मॉकिंगली अनाउंस करता है कि उसका बाप आखिरकार मार गया है, तो वो सॉरो क्यों फील करेगा। फिर वो डिमोनिक एंटिटी के चेहरे पर चीखता है कि उसे किसी ट्रिवियल बाप की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ उन ड्रग्स की जरूरत है जो उसने उसे प्रोवाइड किए थे। एंटिटी उसके रिस्पॉन्स को कामनेस से एक्सेप्ट करती है और उसे एक नया ऑफर देती है, उसे ऑर्डर देते हुए कि अपने बाप की कॉर्प्स को डिवोरिंग फ्लावर को खिला दे। एंटिटी बॉडी के जरिए एक ग्लोइंग पर्पल फ्लावर एक्सटेंड करती है, समझाते हुए कि सैक्स से उनके बीच एक कवेनेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा और योंगमो को वो सब मिलेगा जो वो स्ट्रांगली डिजायर करता है। फिर एंटिटी उस वार्न करती है कि अगर कोई भी पर्सन उसकी लॉयल्टी को डिसीव करता है या इस फ्लावर को डिनाई करता है तो उससे उन्हें मार देना चाहिए, ये असर्ट करते हुए कि कवेनेंट हमेशा उसकी रक्षा करेगा। तो योंगमो की आंखें उसी डिमोनिक लाइट से चमकने लगती हैं, उसके चेहरे पर एक मैड स्माइल आ जाती है जब वो फ्लावर को पकड़ता है, ऑफर को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका होता है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो फ्लावर और उसकी थॉर्नी रूट्स को उठाता है और अपने बाप की कॉप्स पर उसे स्ट्राइक करता है। इस तरह से डार्क कवेनेंट को कंक्लूड करता है। प्रेजेंट में वापस आते हुए योंगमो रवीज के वर्ड्स को डिस्डेन के साथ रिपीट करता है, सवाल करते हुए कि क्या वो सच में एक मेरे ह्यूमन है। रवीज उसकी कॉन्फिडेंस नोटिस करता है, कमेंट करते हुए कि उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जिस पर वो बिलीव करता है। योंगमो यू से कंफर्म करता है, एडमिट करते हुए कि किसी एंटिटी ने उसे एक नई लाइफ दी है। राविस तुरंत रियलाइज कर लेता है, जैसा उसने बिलीव किया था, कि योंगमो ने एक डीमो के साथ डील की है। राविस मॉकिंगली स्माइल करता है, कमेंट करते हुए कि वो नहीं जानता उसका ओपोनेंट किस तरह के ट्रैश पर बिलीव करता है, लेकिन ये मैटर दोनों के लिए पैथेटिक है, उस डीमोन के लिए भी और उस ह्यूमन के लिए भी। योंगमो अपने मास्टर की इंसल्ट से गुस्से में झालक उठता है और अपने मेन को ऑर्डर देता है कि रवि को तुरंत उसके पास ड्रैग करके लाएं। फिर स्ट्रीट अपनी हाइडिंग प्लेस से गुस्से में चीखते हुए बाहर आती है, फिर से भागने पर अनॉयड होकर। लेकिन रवि इस कॉन्फ्रंटेशन से बोर फील करने लगता है, तो वो मैटर को जल्दी एंड करने का डिसाइड करता है। कहीं और एक एम्बुलेंस डार्क सिटी स्ट्रीट से तेजी से गुजरती है जब एक गैंग मेंबर की आवाज कमेंट करती है कि आई एम हियर ऐप के लॉन्च के बाद से ऑर्डर्स मैसिवली बढ़ गए हैं। कार के अंदर कैंग हिंजू अपनी बेटी यूरी के पास बैठी है जो एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बदल चुकी है, और गैंग मेंबर सोचता है कि प्रोडक्ट एक ब्रिलियंट सक्सेस अचीव कर रहा है, ये असर्ट करते हुए कि पूरे कंट्री में क्लाइंट्स बढ़ाना इस रेट पर एक इजी मैटर होगा, मॉकिंगली सवाल करते हुए कि क्या उनकी कंपनी ग्लोबल बनने के रास्ते पर है। हेडक्वार्टर्स में गैंग मेंबर्स ब्रैग करते हैं कि उनका लीडर योंगमो पहले ही चाइना और जापान में डिस्ट्रीब्यूशन राउट्स खोल चुका है
और उसकी प्रेजेंस में सब कुछ पॉसिबल। और मॉनिटरिंग रूम में लिमाई एक स्क्रीन के सामने डिस्पेयर में बैठा है जो ऐप के रैपिड स्प्रेड को डिस्प्ले कर रही है और खुद को ब्लेम करता है क्योंकि ड्रग्स उस ऐप की वजह से इस स्पीड से फैल रहे हैं जो उसने बनाया था। टेरर उसे घेर लेता है जब वो अपने नेल्स काटता है, साइलेंट रहकर विश करता है कि काश कोई इस डिजास्टर को रोक दे। बैटलफील्ड पर वापस जी चीखती है, एक डिफीटेड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए और अपने लीडर को असर्ट करते हुए कि ये इंट्रूडर ह्यूमन नहीं है। रवि क्या उसके बीच कामली खड़ा होता है, धीमी आवाज में सवाल करते हुए कि वो जिस पर्सन का वेट कर रहा है वो कब आएगा। योंगमो डिमोनिक एंटिटी की आवाज याद करता है जब वो अपना फाइनल ऑर्डर इशू करता है कि हर उस इंसान को मार दो जो डिवोरिंग फ्लावर को डिनाई करेगा। टोटल सबमिशन के साथ योंगमो कंफर्म करता है कि वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा, अपने मिस्टीरियस मास्टर की आइडेंटिटी रिवील करते हुए, जो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड पावरहिल्ट था। कॉवेनेंट के वर्ड्स फिर से एको होते हैं जब डिमोनिक एंटिटी किसी भी ऐसे पर्सन को मारने की नेसेसिटी असर्ट करती है जो लॉयल्टी बिट्रे करे या फ्लावर को डिनाई करे। योंगमो तुरंत एग्री करता है, अनाउंस करते हुए कि मैटर बिना किसी हेजिटेशन के एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रेजेंट में वापस आते हुए जे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर डिस्पेयर में चीखती है, योंगमो को वार्न करते हुए और बताते हुए कि रविस सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है बल्कि शायद इस नए ड्रग के मेकर से कनेक्टेड है। रवि एक्यूजेशंस कंफ्यूजन में सुनता है, इस नए ड्रग के बारे में और मैटर में अपना नाम इन्वॉल्व होने के रीजन के बारे में सवाल करते हुए। और इससे पहले कि वो सिचुएशन समझ पाए, योंगमो उसके पीछे एक स्विफ्ट फ्लैश में अपीयर होता है और उसकी आंखें डूम के ओमेन से चमकती हैं जो रवि को सरप्राइज कर देता है। एक वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन इरप्ट होता है तो रवि तुरंत नोटिस करता है कि उसके ओपोनेंट की स्पीड और पावर उससे कहीं ज्यादा है जो उसने पहले फेस किया था, रियलाइज करते हुए कि वो दूसरों से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। और योंगमो अमेजमेंट में वंडर करता है कि रवि ने उसके अटैक्स को कैसे ब्लॉक किया, स्पेक्युलेट करते हुए कि शायद उसने भी अपने मास्टर की ब्लेसिंग अटेन कर ली है। योंगमो ब्लाइंड लॉयल्टी के साथ अनाउंस करता है कि ये एंटिटी उसका एक लौटा गॉड है जिसे कोई उसके साथ शेयर नहीं करता। फिर रवि के माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है तो वो उस ग्रीडी लुक और अपने ओपोनेंट से निकलने वाली फाउल स्मेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो रिवील करता है कि वो उसके गॉड की आइडेंटिटी जान गया है, उसे उसके फुल नेम पावरहिल्ट से बुलाते हुए। योंगमो को एक ओवरवेलमिंग शॉक लगता है, वो बिलीव नहीं कर पाता कि ये लड़का उसके मास्टर का सीक्रेट नेम कैसे जान सकता है। रविस उसके शॉक का फायदा उठाकर उसे एक हर्ष इंसल्ट करता है, उसके मास्टर को एक पैथेटिक लूजर डिस्क्राइब करते हुए और ये कंसिडर करते हुए कि योंगमो के स्टैंडर्ड्स उसे चूज करने के लिए बहुत लो हैं। योंगमो गुस्से में झलक उठता है और राविस के चेहरे पर चीखता है, उसे ऑर्डर देते हुए कि उस बीइंग की इंसल्ट ना करें जिसने उसकी मिजरी पर पिटी दिखाई थी। राविस अपनी मौकरी कंटिन्यू रखता है, ये असर्ट करते हुए कि उसके मास्टर ने उसकी कंडीशन के लिए बहुत बुरा फील किया होगा और योंगमो इतना डेस्परेट था कि उस बीइंग को अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आना पड़ा सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। योंगमो गुस्से में उबालता है और चीखता है कि उसका मास्टर कोई ऐसी ट्रैश नहीं है जिसके बारे में रविस बात कर सके। और कंटेम्प्ट से भरी लुक के साथ रविस पावरहिल्ट की मेमोरी रिकॉल करता है, असर्ट करते हुए कि वो पहले ही इस वर्ल्ड में असेंड कर चुका है। उसके माइंड में उस ब्लडी बैटल की इमेजेस आती हैं जो उसने हिल्ट फैमिली के खिलाफ लड़ी थी और उसे क्लियरली याद है कि कैसे वो कवर्ड पावरहिल्ट अपनी जान बचाने के लिए अकेला भाग रहा था। राविस गुस्से से उबालता है जब वो सोचता है कि कैसे इस कवर्ड को अब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो किंग्स में से एक हो और इंडिग्नेशन में वंडर करता है कि वो अब कहाँ छुपा है। राविस की कंटिन्यूअस इंसल्ट से योंगमो की सोल में गुस्से की आग भड़क उठती है तो उससे एक मैसिव डिमोनिक ऑरा एक्सप्लोड होता है। राविस अपनी नाक डिस्गस्ट में कवर करता है उस फाउल स्मेल से जो उससे निकाल रही थी, जो उससे उसका ओरिजिन कंफर्म कर देती है। योंगमो कंप्लीटली अपना दिमाग खो देता है तो वो रवि की तरफ लूंगे करता है, चीखते हुए, कसम खाते हुए कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को अपने हाथों से स्लॉटर कर देगा जो उसके मास्टर की इंसल्ट करेगा। और वो एक ब्रुटल अटैक के साथ उस पर लूंगे करता है, फिर उसे जमीन पर फोर्सफुली फेंक देता है। रवि ब्लो को डिफिकल्टी से रिसीव करता है जबकि योंगमो उसके ऊपर खड़ा होता है, दूसरा ब्लो देने के लिए तैयार। वो उस पर एक वायलेंट ब्लो डायरेक्ट करता है जबकि अपने मास्टर का नाम रिपीट कर रहा होता है, ये कंसीडर करते हुए कि वो जो कर रहा है वो उसके नाम पर है। योंगमो अपना इंसेन अटैक चीखते हुए कंटिन्यू रखता है। राविस ब्लोज के वेट के नीचे अपने दांत पीसता है और रियलाइज करता है कि उसके ओपोनेंट ने डिमोनिक एनर्जी के चक्कर में कंप्लीटली अपना दिमाग खो दिया है और वो उसे सच में मारने की कोशिश कर रहा है। और एक डिसाइसिव मोमेंट में योंगमो एक लाउड क्राई के साथ नॉकआउट 5 डायरेक्ट करता है जबकि स्ट्रीट दूर से टेरर में चीखती है, अपने मास्टर रवि से रुकने की भीख मांगते हुए। योंगमो के क्रशिंग पूंचेस के वेट के नीचे रवि रियलाइज करता है कि उसकी ह्यूमन बॉडी अपनी एंड्योरेंस की एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुकी है। स्ट्रीट अपनी हिडिंग प्लेस से सीन को टेरर में देखती है, डेस्परेटली विश करते हुए कि काश वो डीमन वर्ल्ड में होते जहां उसके मास्टर रविस अपनी ट्रू पावर्स अनलीश कर पाते। डीमन वर्ल्ड में
बार्कन और बॉम्बी एक मैजिक मिरर के जरिए बैटल ऑब्जर्व करते हैं। बॉम्बी कमेंट करता है कि डिवोरिंग फ्लावर यूज करने वाली टेस्ट बॉडी उसके साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो चुकी है, एडमिट करते हुए कि उसने एश्यूम किया था रवि एक मेरे टेस्ट सब्जेक्ट को हैंडल कर लेगा, खासकर उसके अंदर इम्प्लांटेड डीमन ब्लडस्टोन के साथ। लेकिन वो एंशियसली ऐड करता है कि इस रेट पर राविस इस बार सच में मर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सोल हमेशा के लिए वानिश हो जाएगी। बर्किन बम्बी से पूछता है कि रावी सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता है, और बम्बी रिप्लाई करता है कि रावी लगभग हर चीज से नफरत करता है, जिस वजह से किसी एक चीज को पिन पॉइंट करना मुश्किल है। बम्बी रवीज के फायरी टेम्परमेंट पर कमेंट करता है, वंडर करते हुए कि उसने ये ट्रेट किससे इनहेरिट किया है, जबकि बर्किन न्यूज देखना अवॉइड करता है, अपने आप में सोचते हुए कि वो जानता है एग्जैक्टली किसका मतलब है। बर्किन आंसर रिवील करता है, समझाते हुए कि रवि जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो फिल्थ है। फिर वो हंसता है, असर्ट करते हुए कि रवि इस क्लीनलीनेस के साथ कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है और वो किसी भी गंदी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जमीन पर दर्द में अपने दांत पीसते हुए रवि इस फिल्दी वर्ड अटर करता है। जैसे ही उसका डिस्गस्ट पीक पर पहुंचता है, वो अपने आप में चीखता है कि वो योंगमो से निकलने वाली फाउल और रिपल्सिव स्टेंच को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सडन गुस्से में रविस योंगमो की रिस्ट को इतनी इमेंस स्ट्रेंथ के साथ पकड़ता है जो उसे पीछे ढकेल देती है, जिससे वो काफी अस्टॉनिश हो जाता है। रविस अपने लेफ्ट हैंड को देखता है, ऐसा फील करते हुए जैसे उसने अपने फॉर्मर सेल्फ का एक हिस्सा रिक्लेम कर लिया हो। एक सस्पेंसफुल साइलेंस के मोमेंट के बाद रविस अपने पैरों पर खड़ा होता है जब डिमोनिक एनर्जी उसके आर्म के चारों तरफ लैपट जाती है, ये डिक्लेयर करते हुए कि उसकी उस स्टिंकिंग कार्कस को टच करने की कोई डिजायर नहीं है। फिर वो मैटर को जल्दी एंड करने का डिसाइड करता है और अपने स्टन्ड ओपोनेंट की तरफ लूंगे करता है। वो एक लाइटनिंग फास्ट पंच डिलीवर करता है जो सीधा योंगमो के फेस पर लगता है, जिससे वो इंटेंस पेन में चीख उठता है। योंगमो डिसबिलीफ में चीखता है, वंडर करते हुए कि एक मेरे ह्यूमन के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है, जबकि स्ट्रीट एंथुजियास्टिकली चीखती है अपने मास्टर राविस का नाम चीर करते हुए। राविस मॉकिंगली योंगमो के वर्ड्स रिपीट करता है, सवाल करते हुए कि क्या वो सच में उसे एक मेरे ह्यूमन समझता है, जबकि उसकी ट्रू डिमोनिक फॉर्म का फैंटम उसके पीछे अपीयर होता है। फिर वो एक और वायलेंट पंच डिलीवर करता है जो योंगमो को जमीन पर फेंक देता है। योंगमो फोर्सफुली गिरता है और उसके फॉलोअर्स पैनिक में चीखते हैं, जबकि वो पीछे की तरफ क्रॉल करता है, सिचुएशन को कर्स करते हुए, और रवि से टेरर में उसकी ट्रू आइडेंटिटी पूछता है। रवि पालक झपकते ही उसके पास पहुंचता है, उसे अपनी स्टिंकिंग माउथ बंद करने का ऑर्डर देते हुए, जब वो एक फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करता है। योंगमो क्रशिंग स्ट्राइक के बाद अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। डीमन वर्ल्ड में बॉम्बी शॉक में देखता है, वंडर करते हुए कि ये पावर सडनली कहाँ से आई। बर्किन समझाता है कि एक बार जब टेस्ट बॉडी अवेकन हुई तो फाउल स्टेंच ने जरूर रवि को एक रियल हेड आइडिया दिया होगा। वो ऐड करता है कि रवि लाइकली उसके पास रहना बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो फिल्थ से ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं करता। बार्किन एक कनिंग स्माइल के साथ रिवील करता है कि जब रविस की क्लीनलीनेस वाली ऑब्सेशन अपनी लिमिट तक पहुंचती है तो ये एक अवेकनिंग ट्रिगर करती है जो उसे उसकी ओरिजिनल पावर का एक पोर्शन ड्रॉ करने अलाउ करती है। बॉम्बी उसे अमेजमेंट में देखता है, वंडर करते हुए कि क्या इसका मतलब है रवि अपनी फॉर्मर पावर्स यूज कर सकता है एक ह्यूमन बॉडी में होने के बावजूद भी। वो असर्ट करता है कि डीमन ब्लडस्टोन के साथ भी एक सिनर के लिए इस वर्ल्ड में अपनी फुल डिमोनिक पावर मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। बार्किन स्माइल करता है, डिक्लेयर करते हुए कि रविस कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। फिर वो प्राउडली ऐड करता है कि उसका नेफ्यू बिल्कुल उसके जैसा है। योंगमो के दर्द में कराते हुए जमीन पर डिफीटेड गिरने के बाद रविस कोल्डली उसकी तरफ मुड़ता है, उसे फूल कहते हुए और बताते हुए कि वो खुद को लकी समझे। वो समझाता है कि उसकी लक का रीजन ये है कि रविस को इस बॉडी में मर्डर कमिट करना फॉरबिडन है। योंगमो डिसबिलीफ में चीखता है, वंडर करते हुए कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो वही है जिसने लॉर्ड पी की ब्लेसिंग पर्सनली रिसीव की थी। सडनली उसके दिमाग में एक डेस्परेट आइडिया आता है और वो एक डिमोनिक स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि उसे सिर्फ अपने मास्टर के ब्लू रिबन की और जरूरत है। लेकिन रविस उसके इंटेंशन सेंस कर लेता है और उसे वार्न करता है कि इस बारे में सोचे भी ना, ये असर्ट करते हुए कि वो इस फाइट को एक सर्टेन पॉइंट पर बिना यू से मारे खत्म कर देगा। राविस एक फाइनल ब्लो डिलीवर करने की तैयारी करता है और उसके हाथ में पर्पल डिमोनिक एनर्जी गैदर होती है। फिर वो लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी तरफ लुंगे करता है और एक डेवास्टेटिंग पुश डिलीवर करता है जो उसे कंप्लीटली क्रश कर देता है। उसे पूरी तरह फिनिश करने के बाद रवि कामली खड़ा होता है, जबकि योंगमो अनकॉन्शियस और डिसफिगर्ड रह जाता है। रवि रिलीफ की सांस लेता है, अपने हाथ से अपनी नाक कवर करते हुए, सेटिस्फैक्शन के साथ कमेंट करते हुए कि फाउल स्टेंच आखिरकार फेड होने लगी है। गैंग के हेडक्वार्टर्स में लिम्स एंड टेरर में बैठा अपना कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा है, जो आई एम हियर ऐप के बारे में टेरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले कर रही है, रियलाइज करते हुए कि चीजें कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं और ये वो नहीं था जो वो चाहता था। उसके दिमाग में उसकी हर्ष स्कूल लाइफ की इमेजेस आती हैं, स्कूल जो अन पर इम्पोज किए गए थे,
और क्लोज्ड क्लासरूम्स में फोर्स्ड रिलेशनशिप्स। वो सर्वाइवल के लिए अपनी डेली स्ट्रगल याद करता है, बुलीज का विक्टिम बनने से बचना और उन चीजों को पसंद करने का प्रिटेंड करना जो इसे पसंद नहीं थी। वो दूसरी चीजों से नफरत करने का प्रिटेंड करता रहा और ट्रू हॉनेस्ट रिलेशनशिप्स फॉर्म ना कर पाने की वजह से सफर करता रहा। ऐप क्रिएट करने का उसका नोबल गोल उसकी मेमोरी में आता है। वो बस लोगों को वो रिलेशनशिप्स ढूंढने में हेल्प करना चाहता था जिनकी उन्हें सच में जरूरत थी। बिटर रियलिटी में वापस आते हुए वो गुस्से और डिस्पेयर में चीखता है, अपने आप से असर्ट करते हुए कि उसने ये ऐप ड्रग्स बेचने के लिए नहीं बनाई थी। बाहर गैंग मेंबर्स नोटिस करते हैं कि उनके फोन्स पर एप्स स्ट्रेंगली एक्ट करने लगे हैं और वो गुस्से में इस ग्लिच के नेचर के बारे में वंडर करते हैं। सायोन रियलाइज करता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है, तो वो जल्दी से एक चेयर यूज करके दूर को फर्मली ब्लॉक कर देता है। गैंग मेंबर्स दूर पर वायलेंटली बैंग करना शुरू कर देते हैं, उसके चेहरे पर चिल्लते हुए और उसे तुरंत दूर खोलने का ऑर्डर देते हुए ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। सायन डिटर्मिनेशन के साथ अपने कंप्यूटर के सामने खड़ा होता है, रियलाइज करते हुए कि उसे ऐप को परमानेंटली डिलीट करना होगा। जबकि गैंग मेंबर्स में से एक बाहर से चिल्लाना जारी रखता है, उसे दूर खोलने से मना करने पर थ्रेटन करते हुए। सायन डिस्पेयर में अपना कंप्यूटर प्रेस करता है, डिलीशन प्रोसेस को स्पीड अप की कोशिश करते हुए, जब एक रेड लाइट डेंजर वार्निंग की तरह फ्लैश होती है। उस मोमेंट पर गैंग मेंबर्स वायलेंटली विंडो स्मैश करके रूम में घुस आते हैं। उनमें से एक उसे कर्स करते हुए अंदर आता है, जबकि दूसरा उसे पीछे से वायलेंटली पकड़ लेता है, सवाल करते हुए कि वो क्या कर रहा है। अटैकर सायन को जमीन पर फेंक देता है, जबकि बाकी लोग शॉक के साथ रियलाइज करते हैं कि स्क्रीन पर डिलीशन बार एडवांस हो रही है और ये बस्टर्ड पूरा सर्वर नीचे गिरा रहा है। उनमें से एक पैनिक में चीखता है, उसे तुरंत रोकने का ऑर्डर देते हुए, और दूसरा डर के साथ ऐड करता है कि उनका लीडर योंगमू उन्हें मार डालेगा अगर वो वापस आया और देखा कि क्या हुआ है। जमीन पर मिलने वाले ब्लोज के बावजूद सियोन डिलीशन कंप्लीट होने तक होल्ड आउट करने के लिए डिटर्मिन्ड रहता है। उसकी आंख एक ब्रोकन ग्लास के टुकड़े पर पड़ती है और वो उसे किसी भी कॉस्ट पर उसे करने का डिसाइड करता है। एक डेस्परेट मूव में सियोन ग्लास पीस से अटैकर को कट करता है और खुद को उसकी ग्रिप से फ्री कर लेता है। फिर वो पास रखा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और डिटर्मिनेशन और गुस्से से भरी आंखों के साथ उनका सामना करता है, चिल्लेट हुए कि ये ऐप उसका है और वो सिर्फ इवल बस्टर्ड्स हैं। वो एक्सटिंग्विशर के कंटेंट्स उनके चेहरों पर रिलीज कर देता है और रूम में व्हाइट डस्ट का एक थिक क्लाउड भर जाता है, जिससे उन्हें शॉक और गुस्सा आता है, ये वंडर करते हुए कि क्या वो कंप्लीटली पागल हो गया है। क्लाउड के जरिए सायोन डिलीशन बार को फाइनली कंप्लीट होते देखता है, भरी खांसी के बावजूद रिलीफ फील करता है, रियलाइज करते हुए कि वो अपने मिशन में सक्सीड हो गया है। लेकिन गैंग मेंबर्स में से एक रेजिंग एंगर में क्लाउड से निकलता है और उसे फोर्सफुली पकड़ लेता है। अटैकर उसे जमीन पर पिन कर देता है और अपने कंपेनियंस को उसे बांधने के लिए कुछ लाने का ऑर्डर देता है। क्लाउड के अंदर से खांसी और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की कॉन्फर्मेशन देने वाली एक आवाज सुनाई देती है। अटैकर की ग्रिप में सफोकेट होते हुए सायोन डिस्पेयर फील करता है, ये बिलीव करते हुए कि वो इतना ही कर सकता है और अब एंड आ गया है। सडनली थिक क्लाउड के बीच से एक काम और टेरिफाइंग वॉइस पूछती है कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके सर्वेंट को टच करने की। अटैकर कंफ्यूजन में मुड़ता है और सडनली क्लाउड से एक हाथ निकलता है और उसके चेहरे को फोर्सफुली पकड़ लेता है। पता चलता है कि नया आने वाला राविस है, जो आराम से उस आदमी को जमीन पर गिरा देता है। उसका एक कंपेनियन बिविल्डरमेंट की स्टेट में अटैकर का नाम चीखता है। मर्साइलेसली रविस अटैकर पर एक वायलेंट ब्लो बरसाता है, बाकी लोगों को हॉरर में देखते हुए छोड़कर। पालक झपकते ही रवि क्लाउड से मूव करता है और गैंग के बाकी मेंबर्स को स्विफ्ट और लेथल मूव्स के साथ डिफीट कर देता है। रवि डिफीटेड लोगों के बीच खड़ा होता है, उसकी आंख लाल चमक रही होती है, अपने आप से असर्ट करते हुए कि वो किसी को भी वो चीज नहीं लेने देगा जो उसकी है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। फिर सायन उसे एक वीक और कंफ्यूज्ड आवाज में बुलाता है, जो हुआ उसे समझ नहीं पा रहा होता। मेमोरी सायन को एक पुराने वक्त में ले जाती है, जहां वो राविस के साथ बैठा था और एंथुजियास्टिकली उसे एक ऐप दिखा रहा था जो वो डेवलप कर रहा था। उसने उसे समझाया कि आई एम हियर नाम का ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शेयर्ड इंटरेस्ट वाले लोगों को साथ लाता है, उन्हें अपनी लोकेशंस शेयर करने और स्टडी ग्रुप्स बनाने अलाउ करता है। रविस ने अपने दोस्त की ऐसा कुछ बनाने की एबिलिटी की बहुत तारीफ की। फिर उसने उससे ऐप के इंटरफेस में एक फ्लैशिंग रेड बटन के बारे में पूछा। सायोन ने एडमिट किया कि उसे बहुत बुरा लगा जब वो उसकी हेल्प नहीं कर सका जब पिछली बार टाइप की गैंग ने उस पर असॉल्ट किया था। उसने समझाया कि वो उसे तब ढूंढ नहीं सका था और उसी चीज ने उसे ये फीचर खासकर बनाने के लिए पुश किया। उसने समझाया कि जब ये बटन प्रेस किया जाता है तो उसकी लोकेशन तुरंत प्री सेलेक्टेड फ्रेंड्स को भेज दी जाती है और उससे रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम अगर उसके साथ कुछ बुरा हो तो वो इसे उसे करे। एक सिंसियर स्माइल के साथ सायोन ने उससे प्रॉमिस किया कि वो हर हाल में उसकी हेल्प के लिए आएगा, चाहे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करके या दोस्तों को इकट्ठा करके। रविस ने उसे वार्मली थैंक किया और उससे ऐप डाउनलोड करने को कहा और सायन खुशी खुशी मान गया। कैओटिक प्रेजेंट में वापस आते हुए जब सायन कमजोरी से अपने दोस्त का नाम पुकारता है,
रवि अपना फोन उठाकर उसे एक स्क्रीन दिखाता है जो आई एम हियर ऐप से एक इमरजेंसी सिग्नल रिसीव कर रही है और उससे कामली पूछता है कि क्या उसने इसे भेजा था। सायोन की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो रियलाइज करता है कि राविस को उसका सिग्नल मिल गया था और उसकी आंख में एक आंसू आ जाता है ये समझने के बाद कि उसका दोस्त उसे बचाने आया और उसका ऐप उस पर्पस को अचीव करने में सक्सीड रहा जिसके लिए वो बनाया गया था। बैटल के रेमिनेंट्स के बीच लिमान डीप ग्रेटिट्यूड में जमीन पर प्रोस्ट्रेट करता है। फ्रैगमेंटेड वर्ड्स में मिन्हो को उसे बचाने के लिए थैंक करता है जबकि रवि उसके ऊपर साइलेंटली खड़ा होता है। कहीं और स्ट्रीट जिंगी को बांध रही थी जो फ्री होने की डेस्परेट कोशिश में तड़पती है। गुस्से में इस छोटे डीमो की स्ट्रेंथ के सोर्स के बारे में सवाल करती है। स्ट्रीट शार्पली उस रेजिस्ट करना बंद करने का ऑर्डर देती है जबकि जी दर्द में कराहती है। स्ट्रीट अपने मास्टर रवि को सायोन के साथ आते हुए देखती है और उसे एंथुजियास्टिकली बुलाती है। रवि को देखकर जी टेरर में चीखती है और भागने की जल्दी करती है तो रवि कोल्डली स्ट्रीट को उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है समझाते हुए कि वो अब उनके किसी काम की नहीं है। रवि इस जगह का एक लुक लेता है और कंक्लूड करता है कि उन बस्टर्ड्स के पास जितने भी डिवोरिंग फ्लावर्स थे वो खत्म हो गए हैं। कंटेनर साइट पर एक मैसिव फायर लग जाती है जबकि फायर फाइटर्स जो अभी पहुंचे थे कंफर्म करते हैं कि वो आग फैलने से पहले कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो जो फ्लेम्स के बीच पाते हैं उससे वो शॉक हो जाते हैं। वहां बांधी हुई लाशें थी जिस वजह से वो पैनिक करने लगे और इस हॉरिफिक सीन के नेचर पर सवाल करने लगे। पता चलता है कि ये वही गैंग मेंबर्स हैं जिन्हें राविस ने डिफीट करके उनके इनेविटेबल फेट पर छोड़ दिया था। बाद में राविस, सायान और स्ट्रीट रात में शांत सिटी स्ट्रीट से चलते हैं। राविस अपने दिल में रियलाइज करता है कि उसका अंकल और बाम्बी उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हिल्ट फैमिली की छोड़ी हुई मेस साफ करने के लिए। वो साइलेंट गुस्से में कसम खाता है कि जब वो डीमन वर्ल्ड वापस जाएगा तो वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। सायोन के रूम में वो एंग्शियसली उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रविस इस आइडिया को डिस्डेन के साथ रिजेक्ट कर देता है, इसे एक अनॉयंस समझते हुए। सायोन मिन्हो को फिर से थैंक करता है, एडमिट करते हुए कि उसने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इमरजेंसी सिग्नल भेजने के बावजूद आएगा। रविस प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसका आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन स्ट्रीट एक लाउड फेक कॉफ के साथ उसे इंटरप्ट करती है उसे एक्सपोज करने के लिए। वो उसके कान में विस्पर करती है सवाल करते हुए कि क्या वो सच में अपने दोस्त के हीरोइक रेस्क्यू को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। मेमोरी रवि के गैंग मेंबर से इंट्रोगेशन के सीन को याद करती है जहां उसने उसे थ्रेटन किया था उनके हाइडआउट का रास्ता बताने के लिए। फिर जी ने उससे बिटरली पूछा था कि क्या वो ये सब अपने दोस्त लिमसायुन के लिए कर रहा है। रवि इसको याद आता है कि कैसे वो तब सरप्राइज हुआ था ये रियलाइज करके कि उसके पहले सर्वेंट की स्कूल से एब्सेंस इस गैंग द्वारा उसकी किडनैपिंग की वजह से थी। और जब जी ने उससे उसके एक्शंस का रीजन पूछा अगर उसका दोस्त नहीं था तो रवि अपने फोन पर इमरजेंसी सिग्नल देख रहा था। रूम में वापस स्ट्रीट रवि को छिड़काना जारी रखती है, ये असर्ट करते हुए कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कोइंसिडेंसेस पर नहीं बनती। वो उससे पूछती है कि क्या उसका इरादा इस वर्ल्ड में 1 या 2 साल रहने का है और फिर बिना कोई रियल बॉन्ड्स बनाए अपने वर्ल्ड वापस जाने का है। वो सायन की तरफ पॉइंट करती है जो उसे एडमिरेशन और ग्रेटिट्यूड के साथ देख रहा है जैसे कि वो कोई हीरो हो जो उसे बचाने के लिए नीचे आया हो। सायन इस स्ट्रेंज लड़की की आइडेंटिटी के बारे में पूछकर सीन इंटरप्ट करता है और राविस कोल्डली आंसर देता है कि वो उसकी फॉलोअर स्ट्रीट है। फॉलोअर वर्ड सायन को शॉक कर देता है जो अपने दोस्त की रियलिटी पर डाउट्स करने लगता है। वो उससे हेसिटेंटली उसकी पर्सनैलिटी में आए सडन और अनरियलिस्टिक चेंज के बारे में और उसके फॉलोअर के अजीब कपड़ों के बारे में पूछता है। उसके रियल फियर्स उसके थॉट्स में मैनिफेस्ट होते हैं क्योंकि वो बिलीव करता है कि मिन्हो किसी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हो गया है। रवीस रियलाइज करता है कि उसके सर्वेंट के चारों तरफ बढ़ते डेंजर्स के साथ वो अब सच छुपाना जारी नहीं रख सकता। वो सब कुछ रिवील करने का डिसाइड करता है, ये बताते हुए कि उसके सस्पिशन सही था। फिर रवि अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रविस बेंदी का डिक्लेयर करता है, ग्रेट डीमन किंग का बेटा जो डीमन वर्ल्ड से नीचे आया है। सायन को एक ओवरवेलमिंग शॉक लगता है और वो उसे बिविल्डरमेंट में घूरता है। तो रविस कामली उस बताता है कि ये करंट सिचुएशन है और क्योंकि वो अब सच जान गया है तो उससे अब से उसके मिशंस में उसकी हेल्प करनी होगी। लिमन इस अस्टाउंडिंग कन्फेशन को टोटल बिविल्डरमेंट के साथ मिलता है, रवि के वर्ड्स को कंफ्यूजन में रिपीट करते हुए, उन्हें अनबिलीवेबल नॉनसेंस डिस्क्राइब करते हुए जबकि वो कांप रहा होता है। सडनली स्ट्रीट अपने कैट फॉर्म में उसकी गोद में जंप करती है और वो इस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज से डर के मारे चीख निकलता है। रवि इस दिन भर के इवेंट्स से एग्जॉस्टेड फील करता है तो वो एक्सप्लेनेशन का काम स्ट्रीट पर छोड़ देता है, उससे मैटर अपने दोस्त को क्लैरिफाई करने को कहता है। बिली सायन को डायरेक्टली एक प्लेफुल टोन में एड्रेस करती है, उससे ध्यान से सुनने को कहती है जो वो कहेगी। एक बोलती हुई बिल्ली का नजारा सायन के लिए आखिरी दिन का साबित होता है क्योंकि वो टोटल पैनिक में चीखता है इससे पहले कि वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाए। कहीं और इस केओस से दूर एक आदमी सिवियरली इंजर्ड योंगमो को खड़ा होने में हेल्प करता है, ये असर्ट करते हुए कि उन्होंने सब कुछ जला दिया है और वो सेपरेटली विथड्रॉ करेंगे। योंगमो गुस्से और मैलिस से उबालता है जबकि वो कांप रहा होता है,
ये बिलीव करते हुए कि वो उस बस्टर्ड को एलिमिनेट करने ही वाला था जिसने उसे हराया था। सडनली एक मिस्टीरियस क्लोक्ड फिगर उनका रास्ता इंटरसेप्ट करती है। ट्रक ड्राइवर उसकी आइडेंटिटी पूछने के लिए रुकता है, लेकिन मिस्टीरियस बीइंग तुरंत यूज मैजिकल पावर से साइलेंस कर देता है। क्लोक्ड बीइंग योंगमो के पास आता है और कोल्डली यूज एक मिजरेबल चाइल्ड कहता है। योंगमो तुरंत अपने विजिटर की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसे लॉर्ड बनी बुलाते हुए, और गुस्से में कसम खाता है कि वो उस बस्टर्ड को डेफिनेटली मार डालेगा। बनी कामली अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे कहीं और बात करने के लिए इनवाइट करते हुए। फायर साइट पर एक इन्वेस्टिगेटर सीन पर पहुंचती है और एक रिपोर्ट रिसीव करती है जिसमें बताया गया है कि आग बुझा दी गई और सारे ड्रग डीलर्स को सबड्यू कर दिया गया है। वो कंफ्यूजन में वंडर करती है कि ये सब किसने किया होगा। वो ड्रग के नेचर को कॉन्टेम्पलेट करती है और रियलाइज कर पाती है कि ये एक्सट्रीमली सीरियस है, खासकर क्योंकि इन ड्रग्स ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी से अप्रूवल ऑब्टेन किया था। वो इस बात पर गुस्से में होती है कि ये यंग स्टूडेंट्स के बीच लार्ज क्वांटिटीज में फैल गया, उन बस्टार्ड्स को कर्स करते हुए जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे। सडनली उसका कॉलिग जमीन पर गिर जाता है, एक शार्प हेडाक की शिकायत करते हुए, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। वो उसे चेक करने के लिए भागती है और वो उसे पहले कार चेक करने के लिए अर्ज करता है, लेकिन जब वो कार का दरवाजा खोलती है तो वो उसे कम्प्लीटली एम्प्टी पाती है, शौक और गुस्से में सवाल करते हुए कि वो बस्टार्ड कहाँ गायब हो गया। एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में योंगमो घुटनों के बल बैठा है, पावर नाम के एक डेमो के सामने भीख मांग रहा है, उससे एक और मौका और ज्यादा ड्रग्स मांग रहा है ताकि वो अपने अपोनेंट को मार सके। वो डिस्पेयर में चीखता है कि वो उसे एलिमिनेट करने के काबिल है अगर उसे और पावर मिले। पावर एक ग्लोइंग डिवोरिंग फ्लावर पकड़ता है और कोल्डली योंगमो को छिड़कता है, उससे पूछते हुए कि क्या वो उन प्रेशियस फ्लावर्स की वैल्यू रियलाइज करता है जो उसने जला दिए थे। फिर वो इसे एक हॉरिफिक लैबोरेटरी रिवील करता है जहां काउंटलेस ह्यूमन बॉडीज लाइनअप की गई हैं, उन डिमोनिक फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए होस्ट की तरह उसे की जा रही हैं। पावर ह्यूमंस को डिस्पिकेबल क्रीचर्स डिस्क्राइब करता है जिन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, अपने प्रेशियस फ्लावर्स के लिए लमेंट करते हुए। योंगमो एक आखिरी मौके के लिए अपनी प्लीज रिपीट करता है, उस बस्टर्ड को मारने की कसम खाते हुए, लेकिन पावर बिना किसी मर्सी के उस पर अटैक करता है और फ्लावर को सीधा उसकी आंख में प्लांट कर देता है, जिससे योंगमो एक्सक्रूशिएटिंग पेन में चीख उठता है। वो दर्द में चीखता है कि उसकी आंखें जल रही हैं, तो पावर उस ब्लड ओट की याद दिलाता है जो उसने उससे खाई थी। फिर वो उसे अपनी फाइनल लॉयल्टी उन फ्लावर्स के जरिए प्रूव करने का ऑर्डर देता है जो उसके बॉडी का पार्ट बन गए हैं, और फ्लावर उसके सर से ग्रो करता है जबकि वो आगोनी की एक एंडलेस चीख निकलता है। इस बीच अपने डिस्ट्रॉयड ऑफिस में जिंजी पैनिक में अपना वॉलेट ढूंढती है, हर हाल में भागने और अपनी जान बचाने के लिए डिटरमाइंड। जब वो डेस्परेटली ढूंढ रही होती है, चीखते हुए और सवाल करते हुए कि वो कहाँ है, एक वाइल्ड लुक वाला अजीब आदमी उसके पीछे अपीयर होता है। आदमी एक मलिशियस स्माइल हंसता है और उसे बताता है कि वो ऑफिस गया था और वहाँ पुलिस मिली थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ आए जस्ट इन केस, और वो यूं से मिल ही गई। जेहे टेरर से अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है, उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है और उस पर चीखती है, सवाल करते हुए कि वो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों कॉज करता है। आदमी जे के चेहरे पर चीखता है, उससे एक्यूज करते हुए कि उसने उसके फॉरहेड के साथ ये किया है, फिर हेलुसिनेट करने लगता है, उससे और ब्लू रिबन देने की भीख मांगने लगता है। जे उसे एक पागल बस्टर्ड कहती है, वंडर करते हुए कि उसने अकेला कितना मैसिव अमाउंट ले लिया होगा। वो अपना बचाव करने के लिए कुछ ढूंढती है, तो वो एक लकड़ी की स्टिक उठाती है जबकि सिचुएशन को कर्स करती है और वंडर करती है कि ये बस्टर्ड कहाँ से आया। लेकिन अटैकर एक स्विफ्ट मोशन में उस पर लोंगे करता है और एक वायलेंट ब्लो डिलीवर करता है जो उसे जमीन पर फेंक देता है जबकि वो दर्द में चीखती है। आदमी तड़पता है, फ्रैगमेंटेड वर्ड्स बदबुदाते हुए, ब्लू रिबन मांगते हुए, फिर कंप्लीटली कंट्रोल खो देता है, एक डिस्टॉर्टेड मॉन्स्टरस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होकर एक टेरिफाइंग रॉर निकलता है जबकि ड्रग का नाम चीख रहा होता है। जी डिस्पेयर फील करती है जब वो अपनी आखिरी सांसें लेती है, इस हॉरिफिक तरीके से मारने के आइडिया को रिजेक्ट करते हुए। उसके डिस्पेयर के मोमेंट में एक मिस्टीरियस पर्पल ऑरा अपीयर होता है और एक नया बीइंग अपनी प्रेजेंस रिवील करता है, अपने आप में सोचते हुए कि अगर ऐसा होता है तो रविस इससे और ज्यादा नफरत करेगा। जी एक पिटिफुल स्टेट में जमीन पर क्रॉल करती है, कमजोरी से नए आने वाले की आइडेंटिटी पूछती है, फिर उससे उसे बचाने की भीख मांगती है। लेकिन डिमोनिक बीइंग अपने फुल फॉर्म में अपीयर होते हुए एक ठंडी स्माइल के साथ माफी मांगता है, क्लेम करते हुए कि उसके पास ऐसा करने की पावर नहीं है, और मॉकिंगली ऐड करता है कि अगर उसका फेट हेल में गिरना है तो उसे बस इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी डिस्पेयर में सिचुएशन को कर्स करती है, डिसबिलीफ की स्टेट में हेल के बारे में उसके वर्ड्स रिपीट करते हुए। डीमन बाम भी एक कनिंग स्माइल के साथ अपनी बात जारी रखता है, उसे एक मिस्टीरियस ऑफर देते हुए, बताते हुए कि वो उसकी बॉडी को इस जगह रहने अलाउ करेगा। सीन डेमन वर्ल्ड के एक मैजेस्टिक पैलेस में मूव होता है जहां व्हाइट हेयर वाली एक इम्पोजिंग डिमोनिक फिगर अपने छोटे भाई बार्किन का स्वागत करती है, लेकिन वो जल्द ही उससे कन्फ्रंट करती है, उस पर किसी स्कीम को प्लॉट करने का इल्जाम लगाती है जब से रविस को ह्यूमन वर्ल्ड भेजा गया है। गुस्से से भरी तोने में वो उसकी हिम्मत की निंदा करती है कि उसने उसके बेटे को अपने प्लान्स में उसे किया। बर्किन हंसता है,
एडमिट करते हुए कि उसने उसकी बात पकड़ ली है। फिर उसे रीअश्योर करता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि रविस अब बड़ा हो गया है, और उसे रिवील करता है कि उसने उसे बिना प्रोटेक्शन के नहीं भेजा। बल्कि उसकी बॉडी में डीमन ब्लड स्टोन प्लांट किया है। औरत इस कन्फेशन से शॉक हो जाती है और उसके चेहरे पर फट पड़ती है, चीखते हुए कि वो कम्प्लीटली अपना दिमाग खो चुका है, और उस पर इल्जाम लगाती है कि इस एक्ट से वो पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर रहा है कि डीमन किंग का बेटा ह्यूमन वर्ल्ड में अकेला और कमजोर है। बर्किन उसे काम करने की कोशिश करता है, उससे रविस की एबिलिटीज पर और ज्यादा ट्रस्ट करने को कहता है। वो उसे समझाती है कि ये रविस पर उसके ट्रस्ट की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी एंग्जाइटी उस तरीके के बारे में है जिस तरह दुनिया मूव करती है। इस मोमेंट पर वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड्स के बीच खड़ी है, असर्ट करते हुए कि दुनिया अब इतनी अनस्टेबल है कि एक छोटा सा क्रैक भी सब कुछ कोलैप्स कर सकता है। बर्किन इंसिस्ट करता है कि राविस उसकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है, कि वो अपने अग्रेसिव टेम्परमेंट में उससे मिलता जुलता है, और उसकी कॉम्बैट पावर किसी और से कहीं ज्यादा है। उसकी बहन उसे गुस्से में मारती है, चीखते हुए कि ये ट्रेड्स ही तो प्रॉब्लम है। फिर उस डिसाइसिवली थ्रेटन करती है कि वो दोनों साथ मरेंगे अगर राविस की सोल को जरा सा भी नुकसान पहुंचा। बार्किन ग्लो से कराता है, शिकायत करते हुए कि वो उसके सर पर अभी भी मारती है उसकी उम्र के बावजूद। फिर एक चिल्डिश तांत्र में बनी को बुलाता है, उसे सारी मैजिक बुक्स में कोई ऐसा रास्ता ढूंढने का ऑर्डर देता है जिससे दुनिया की सारी बड़ी बहनों से पीछा छुड़ाया जा सके। बहन बार्किन के चेहरे पर चीखती है कि उसे उसके जैसा पागल छोटा भाई नहीं चाहिए।